तो जल्दी से एक क्विक रिकैप लेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा, राइट। हमने ये जाना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, ऑडिबल? विजिबल। ओके, हाँ जी, हाँ विजिबल है। ओके। हमने ये जाना कि ERP एक कॉन्सेप्ट है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसे कहते हैं। SAP एक जर्मनी कंपनी है जिसका SAP ही एक प्रोडक्ट है। वी डोंट कॉल इट और प्रोनाउंस इट एज SAP, इट इज SAP। SAP मीन्स सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स। सो ERP जो कॉन्सेप्ट है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसमें हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज मैन, मशीनरी, मटेरियल, एंड टू एंड, आपके गेट से एंट्री होती है, आपके गेट से एग्जिट होती है, वहां से भी आगे बियॉन्ड द बाउंड्रीज इंटीग्रेशन को हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के कंसेप्ट में कवर करते हैं, राइट। जिसमें सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो SAP जर्मनी का है। उनका SAP मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग, ठीक है। उसके बारे में हमने जाना कि इसमें बेस हार्डवेयर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं और इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, इसके बारे में हमने ओवरव्यू लिया, बात करी। पर्टिकुलरली फोकस किया हमने अभी फाइको पे और ECC और S4 HANA के डिफरेंसेस पे कि ECC में क्या है और S4 HANA में हमें क्या मिलने वाला है, राइट। सो इट इज नथिंग बट इट्स अ न्यू वर्जन। तो ECC हमने देखा कि वो पुराना वर्जन था, उसमें जो डेटाबेस होता था वो आपका अलग मेंटेन होता था, बट अभी S4 HANA में आपको क्लाउड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल टू इंटीग्रेट विद थर्ड पार्टी टूल्स ऑल्सो। रही बात फीको की, तो हमने जाना कि फीको इज नॉट अ सिंगल मॉड्यूल बट FI और CO को मिला के फीको बनता है। FI इज यूज फॉर लीगल रिपोर्टिंग, CO इज यूज फॉर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, राइट, इंटरनली। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो मेन मॉड्यूल्स हैं, जैसे हम लेकिन कल तो आपने कंट्रोलिंग का बताया था, ये सेम मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कंट्रोलिंग में ही है ना, लीगल रिपोर्टिंग कंट्रोलिंग में, राइट? नहीं, आप देखिए ना, ये कल का ही स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ। FI में लीगल रिपोर्टिंग होती है, CO में मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, हाँ, ठीक है, राइट। मैं इसी स्क्रीन पे ही आगे कंटिन्यू करूंगा, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ये मैं वाइप ऑफ नहीं करने वाला हूँ, इसी पे ही हमारी पूरी क्लास चलेगी आगे तक, राइट। तो फाइनेंस में जब हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो कोर मॉड्यूल्स के बारे में हमने बात करी थी, फाइको, MM, SD, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, और फिर हमने फोकस अपना किया था फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग पे। तो फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग पे हमने मेन मॉड्यूल्स के अंदर सब मॉड्यूल्स की बात करी थी, जिसमें FI के अंदर आता है आपका सिंपल फाइनेंस, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक, एसेट्स। सिमिलरली कंट्रोलिंग के अंदर आता है आपका कॉस्ट एलिमेंट, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कोपा, राइट। फिर हमने ERP के कंसेप्ट के बारे में बात करी थी एट द एंड कि किस तरीके से पूरा का पूरा ERP इंटीग्रेटेड है एंड टू एंड। हमने एग्जांपल लिया था कि जब आप एक कार बुक करते हो किसी डीलरशिप पे जाके, तो हमने मारुति और उसकी डीलरशिप का एग्जांपल लिया था। उसमें हमने पूरा साइकिल देखा था कि ऑर्डर दिया, ऑर्डर की डिटेल्स मारुति तक पहुंची, मारुति के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको असेस किया, उसके प्लांट में कौन कौन से मटेरियल पड़े हुए हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या नहीं है। जो नहीं अवेलेबल है उसके बेसिस पर उसने वेंडर चूज किए, वेंडर का प्रेफरेंस दिया और उसको ऑटोमेटिकली PO क्रिएट करके दे दिया। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट वेंडर ने सप्लाई किया माल जो सप्लाई हुआ वो ऑर्डर जो इनिशियल ऑर्डर था उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर पे इशू हो गया। प्रोडक्शन ऑर्डर के डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू गया और वो जब पूरी कार असेंबल होगी तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डीलरशिप पे वापस आई, जहां से डिलीवरी चलेगी। डिलीवरी होने के बाद भी SAP के साथ इंटीग्रेशन है CRM मॉड्यूल्स का। यहाँ पर वो कस्टमर की पूरी डिटेल अपने पास रखते हैं और जो प्रोडक्ट उनको दिया है या उनको सेल आउट किया है उसकी भी पूरी जानकारी अपने पास रखते हैं कि इसकी सर्विसेज कब होनी है, इसमें कौन कौन से पार्ट कब लगे हैं, कब कोई एक्सीडेंट हुआ है, कब इनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, कब पॉल्यूशन हो रहा है, एवरीथिंग। तो आपकी एक कोई भी माइन्यूट डिटेल बाहर नहीं जाती है, ठीक है, वो पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर किसी न किसी तरीके से कैप्चर होती है। तो ये हमने ओवरव्यू लिया था। फिर हमने बात करी थी ECC और S4 HANA के बीच डिफरेंसेस की, कि पुराने टाइम पे आज से करीब 4-5 साल पहले ECC चलता था, अभी 4-5 साल से S4 HANA आया है। क्या क्या उसमें फर्क है, जैसे इसकी फुल फॉर्म है एंटरप्राइज कोर कंपोनेंट, तो ये हमारा फिजिकल सर्वर होता था, जबकि S4 HANA में हमारे पास दोनों फंक्शनलिटीज अवेलेबल हैं कि हम आप अपना फिजिकल सर्वर भी रख सकते हैं फ्रॉम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू और हम क्लाउड सर्वर भी यूज कर सकते हैं। रियल टाइम इंटीग्रेशन बिटवीन FI CO नहीं था, यहाँ पर रियल टाइम है, इंटीग्रेटेड है, टाइटली इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर n नंबर ऑफ बेस टेबल्स होते थे, S4 HANA में यूनिवर्सल जर्नल ACDOCA है, राइट। और मल्टीपल अकाउंट प्रिंसिपल से अप्लाई करने में यहाँ प्रॉब्लम आती थी। S4 HANA में हम मल्टीपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, राइट।
और इसका GUI जो होता था वो लैपटॉप बेस्ड होता था, सिस्टम बेस्ड होता था। S4 HANA में हमारे पास फ्योरी एप्लीकेशंस हैं विच आर ऑल्सो एडेप्टेबल टू योर टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स, एंड्रॉइड और एप्पल iOS। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा सिस्टम को टच बेस करेंगे और बेसिकली नेविगेशन वगैरह देखेंगे कि जब हम सिस्टम में बात करते हैं या कोई जो SAP प्रोफाइल से है, जब वो सिस्टम में नेविगेशन के थ्रू जब बातें करता है तो वो कौन से टर्म्स यूज करता है और उसको उसके मायने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, राइट? क्योंकि हर इंडस्ट्री के अपने अपने टर्म्स होते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में है तो यू शुड नो कि वो सीजर मांग रहा है या पेयर्स मांग रहा है या ट्वीजर मांग रहा है, व्हाटएवर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम आपस में बात करते हैं एज ए SAP कंसल्टेंट, तो SAP सिस्टम से रिलेटेड आपके कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक जार्गन्स हैं, किस प्रोसेस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, किस फील्ड के बारे में बात हो रही है, उस फील्ड के पर्टिकुलर नाम क्या है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है बीइंग अ कंसल्टेंट कि हम किस टॉपिक पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर नाम से बहुत सारे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ नजर आएंगे, राइट? तो आज हम व्हाइट बोर्ड पे कम, थोड़ा सा SAP की स्क्रीन पे ज्यादा काम करेंगे। तो लेट मी गिव यू, यस, तो बेसिकली ये एक लॉगिन पैड है और मैं इसका आइकन दिखाता हूं जो होता है, एक सेकेंड, इस तरह का। ये आपके डेस्कटॉप पे जब GUI इंस्टॉल होता है, मेरा आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है? हेलो, हाँ जी गोविंदर, नजर आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो आइकन होता है जब आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है GUI, इसको GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इसके थ्रू आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। SAP सिस्टम जो है वो 3 लेयर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इज योर GUI, सेकंड वन इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड वन इज योर डेटाबेस। तो 3 लेयर है, क्लाइंट टू पेयर नॉर्मली होता है, यहाँ पर GUI की लेयर अलग से है, राइट? उससे क्या बेनिफिट है कि अगर इन केस आपका GUI क्रैश होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का पूरा SAP का सिस्टम उड़ गया। डेटाबेस अलग है तो उसके हम मल्टीपल बैकअप बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग है, उसका लेयर अलग है, तो उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं डेटाबेस सेम रखते हुए, सेम डेटाबेस अपग्रेडेड वर्जन में यूज हो जाएगा। तो 3 लेयर इस तरीके से काम करता है, राइट? तो ये बेसिक आइकन है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपके सामने ये स्क्रीन खोलेगा। इसको हम कहते हैं लॉगिन पैड, ओके। और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर मल्टीपल सिस्टम्स हैं, क्योंकि मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करता हूं, तो मेरे पास उन सभी कंपनीज के सर्वर हैं, ठीक है। मैं अभी वापस से व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि सर्वर क्या होता है। प्रेथा को हमने एक डेमो क्लास में समझाया भी था, बट बाकी लोगों के नॉलेज के लिए मैं फिर से उस टॉपिक को टच बेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एरो के नाम से मल्टीपल सर्वर आ रहे हैं, हर एक के आगे एक डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, QAS, इस तरह के कुछ आइडेंटिफिकेशन है। अल्किफा, S4 HANA, डेव, PRD, QAS, राइट? नीचे जाते हैं तो सेको, ECC, PRD, सेको, एज्योर, बहुत सारे सर्वर हैं और एक ही कंपनी के मल्टीपल सर्वर्स हैं। ये सारे सर्वर्स की डिटेल होती है, ओके। मैं वापस चला जाता हूं इधर और मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक जैसे मैंने किया आपके सामने, यहाँ पर लॉगिन पे ये सर्वर की डिटेल आई, इसको आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आप सर्वर ऐड कर सकते हो और भी मल्टीपल, राइट? तो ये डिटेल आ गई, ये लॉगिन स्क्रीन खुलती है जैसे बाकी किसी भी सिस्टम की खुलती है, ये लॉगिन स्क्रीन है, राइट? तो जब हम कहते हैं लॉगिन स्क्रीन आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सर्वर्स होते हैं वो आपके VPN बेस्ड होते हैं, क्योंकि ये तो मेरा ओपन सर्वर है अभी, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आप क्लाइंट के सर्वर्स देखोगे तो वो आपके ओपन सर्वर्स होते हैं, राइट? ओपन कह रहा हूँ, सॉरी, VPN कंट्रोल्ड, क्योंकि वहां पे प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेड होती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस। तो ये लॉगिन पैड आता है, ये आपका बिना VPN कनेक्ट किए नहीं होगा। पहले आपको VPN कनेक्ट करना पड़ेगा और VPN कनेक्ट करते ही आपकी बाकी सारी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं आपके सिस्टम से, क्योंकि कंपनी प्रोवाइडेड लैपटॉप्स होते हैं, वैसे भी उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप YouTube नहीं चला सकते, आप Facebook वगैरह नहीं स्क्रॉल कर सकते, ओनली गूगल है वहां पे, बस इतना ही है। और उसके अलावा बाकी 2-4 उनके ऑफिस के मेल, आउटलुक वगैरह या टीम्स वगैरह चलते हैं, और बाकी MS ऑफिस, राइट? तो सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। उसके बाद हमें जो बेसिस है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कहाँ गया मेरा व्हाइट बोर्ड, यहाँ, मैं वापस ऊपर चलता हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिस्टम हार्डवेयर को जो है बेसिस टीम कंट्रोल करती है, और वही सिक्योरिटी और एक्सेस ऑथराइजेशंस भी मेंटेन करती है, राइट? लिंकिंग को बना के रखिएगा ताकि आपको हर चीज का रोल समझ में आए। तो बेसिस टीम हर एक यूजर को, वेदर ही इज अ सुपर यूजर, वेदर ही इज अ कंसल्टेंट, वेदर ही इज अ एंड यूजर, अब अभी हम बात करेंगे कि कंसल्टेंट कौन है, सुपर यूजर कौन है और एंड यूजर कौन है। ये 3 तरह के अलग अलग डिफरेंट रोल्स होते हैं, एंड यू आर गेटिंग ट्रेन्ड फॉर अ कंसल्टेंट प्रोफाइल, ठीक है?
तो यहाँ पर आपको लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है। देखिए GUI एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट हमारे लिए एज सच ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, राइट। फंक्शनैलिटी सिस्टम के अंदर बदली क्योंकि है, मैं लॉगिन करती थी, लेकिन मैं भी ऐसे ही करती थी। हाँ, लेकिन अगर आप फ्योरी की बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, अब जैसे हम बात कर रहे हैं फ्योरी की, जो आप कह रहे हैं कि S4 HANA में क्या बदला है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बदला है। अब जैसे ये सिस्टम है, ये फॉर अ कंसल्टेंट ओपन होगा, राइट। फ्योरी में कंसल्टेंट का बहुत कम रोल है, वो बेसिकली यूजर्स के लिए बनाया गया है। लेट सपोज अगर मैं विंडोज का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं आज भी C++, जावा, पाइथन और इन पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसको लिखने के लिए आज भी मैं नॉर्मल कमांड्स ही यूज करूंगा, बस मेरे लॉजिक चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब मैं विंडोज किसी कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, तो उसके लिए विंडोज 7 और विंडोज 11 में बहुत फर्क है, राइट। क्योंकि उसको फ्रंट एंड जो मिला है वो इंटरफेस चेंज हो गया है, उसकी फंक्शनैलिटी पीछे बैकग्राउंड में चेंज हो गई है। अब अगर मैं फ्योरी की बात करता हूँ, तो इस तरह का एक लिंक होता है जहां पर हम SAP के साथ फ्योरी को भी इंस्टॉल करते हैं, और ये वेब बेस्ड होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये गूगल पे चला रहा हूँ, इसके लिए मेरे को SAP GUI की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ये लिंक डाला और मैंने एंटर किया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि ये प्राइवेट साइट्स हैं, राइट। एडवांस में गया, प्रोसीड करा, और यहाँ पर फिर मेरे को फ्योरी का लॉगिन पैड मांगा, जहां पर मेरा सेम यूजर आईडी चलेगा जो मैंने अभी यहाँ पर यूज करा है S4 HANA के लिए। कहाँ गया ये रहा, जिससे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, उसी से मैं वहां पर भी लॉगिन कर सकता हूँ। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा वेब बेस्ड है, लेकिन मेजरली ये यूज में आता है एंड यूजर्स के लिए, सुपर यूजर्स के लिए। कंसल्टेंट का इससे इनसे ज्यादा कुछ काम है नहीं। बेसिकली इट इज एक्चुअली अ सेलिंग यूएसपी, कि भाई यूजर है, वो इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, तो उसको एक्सेस चाहिए मेरे फोन पे। वो लैपटॉप लेके नहीं घूम रहा है, CEO CFO लैपटॉप लेके नहीं घूम रहे हैं, उनके हाथ में फोन है या पैड है, मीटिंग में बैठे हुए हैं तो एप्पल पैड्स लेके बैठे हुए हैं, राइट। लैपटॉप खोल के नहीं बैठा हुआ CEO CFO, उसके हाथ में फोन है या उसके सेक्रेटरी हाथ में चल रहा है, राइट। लैपटॉप खोल के नहीं बैठेगा, लैपटॉप उसके जो मैनेजर वगैरह हैं वो लेकर चल रहे होंगे अपने साथ, क्या हमें रिपोर्ट दिखानी है, प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी करनी है। वो फोन पे ही अपना ईमेल वगैरह जो कुछ भी देखते हैं, वन लाइनर मैसेज होंगे आपके ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह का GUI खुलता है फ्योरी का, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंट्स पेबल, कैश मैनेजमेंट, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, फिक्स एसेट, इस तरह के हमारे अलग अलग टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये टाइल्स हैं। तो जो काम हम SAP S4 HANA में यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये वाला जो है आपका, अभी मैं बताऊंगा, इसको SAP यूजर एक्सेस मेन्यू कहते हैं, SAP इजी एक्सेस, ये यूजर्स के लिए बना हुआ होता है। वही सारे काम एक यूजर फ्योरी में जाके इन टाइल्स के लिए आपके ऊपर आती है। और मेन चीज जो होती है कॉर्पोरेट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलिमिट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने FI होके कोई MM का ट्रांजेक्शन चला दिया, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी माल फंक्शनिंग और ऑल दी फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है, आपकी जवाबदेही हो जाती है। तो बी स्पेसिफिक, आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ FICO कंसल्टेंट मेरी बाउंड्रीज कहाँ हैं, और यू शुड बी वोकल इनफ। वोकल इनफ मतलब आपके अंदर उस चीज को बोलने की भी एटीट्यूड होना चाहिए कि बॉस ये मेरे एरिया से बाहर की चीज है, या ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इट शुड बी डन बाय अदर पर्सन और इट शुड बी डन बाय बोथ ऑफ अस, नॉट सिंगल हैंडेडली, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, सीखेंगे, जहाँ इंटीग्रेशन पॉइंट्स होते हैं तो वो कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। तो ये जो स्क्रीन होती है इसको हम कहते हैं SAP इजी एक्सेस, ओके। अब इसमें ये वाला जो फील्ड है, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कोड कमांड फील्ड कह सकते हो आप। ट्रांजैक्शन कोड हम यहाँ पर डालते हैं। ट्रांजैक्शन कोड का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में,
जनरल लेजर, ये पूरा पाथ है, इट्स अ ड्रिल डाउन, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंट्री, ये आपके ट्रांजेक्शन कोड्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, FB50, FB50L, F-02, FB01L, FB50, F-65, F-04, F-06, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कोड्स मिलेंगे, राइट। जैसे अकाउंटिंग में गए तो ये सारे हैं, मास्टर रिकॉर्ड्स में गए तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन कोड्स हम नहीं बोलते हैं, हम जब ग्रेजुअली बोलना शुरू करते हैं तो हम टी कोड्स बोल देते हैं। टी कोड्स का मतलब ट्रांजेक्शन कोड्स ही है, ठीक है। कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन कोड्स आपको बाय हार्ट जुबानी याद होने चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है वो किस पर्पस के लिए है, ठीक है, बीइंग अ FI कंसल्टेंट। और बाकी जो ट्रांजेक्शन कोड्स हैं मैक्सिमम याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि वो कहाँ मिलेंगे। SAP इजी एक्सेस में मिलेंगे या SPRO में, IMG में मिलेंगे। अभी हम SPRO IMG में भी जाएंगे, ओके। तो इन टी कोड्स को या तो आप इस मेन्यू में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके थ्रू कर सकता है। हर एक टाइल एक ट्रांजैक्शन कोड को असाइंड होती है, जिसको खोलते ही एक वेब इंटरफेस पे सेम ट्रांजैक्शन की फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। जैसे फिक्स एसेट है, राइट, मैं इधर चलता हूं। अब यहाँ पर एसेट अकाउंटिंग ओवरव्यू, तो हम नॉर्मली जो टी कोड यूज करते हैं AW01N यूज करते हैं, AR01 यूज करते हैं। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो खोल देगा। या मैं इधर, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक चीज है आपकी SAP इजी एक्सेस, जो ये आपको बेस स्क्रीन दिखाई दे रही है। प्राइमरीली यही स्क्रीन खुलती है हमेशा जब भी आप SAP में लॉग इन करेंगे। तो ये जो है, ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए स्क्रीन यूज होती है। राइट नाउ यू कैन सी कि मेरे पास सारे नोड्स खुले हुए हैं। अकाउंटिंग भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स भी हैं, सारे हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी एंड यूजर को देखेंगे, जब वो लॉगिन करता है, तो ये स्क्रीन जो होती है वो उसके स्पेसिफिक रोल के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर लिस्ट मिलती है। क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूं, राइट, आप भी कंसल्टेंट होंगे, तो आपको ये पूरा एक्सेस मिलेगा, ओके। क्योंकि आपको टेस्टिंग भी करनी है, आपको टेस्ट के सिनेरियोज भी बनाने हैं, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस चला के देखना है, तो यू नीड ऑल दोज एक्सेस। हाँ, आप फाइनेंस फाइको के कंसल्टेंट है तो फाइको का पूरा मिलेगा, अदर मॉड्यूल्स का बहुत लिमिटेड या डिस्प्ले मोड में मिलेगा। क्योंकि अदर मॉड्यूल्स के बारे में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन होनी है, कोई टेस्ट साइकिल चलानी है, कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है, तो वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का कंसल्टेंट एग्जीक्यूट करेगा, और उसे करना भी चाहिए, ठीक है। आप अगर अपने ऊपर सारी चीजें लेकर चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर आप ऐसे करके डबल क्लिक करके चला सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल मेन स्क्रीन पे हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर, मेरे को याद है टी कोड, मैं नहीं जाना चाहता ड्रिल डाउन मेथड से, मैं यहाँ पर सीधा टी कोड डालूंगा। स्मॉल लेटर्स में हो, कैप्स लेटर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओके। और जैसे ही मैं यहाँ पे डालने के बाद एंटर का बटन दबाऊंगा, सिस्टम मेरे को डायरेक्ट उस ट्रांजेक्शन में लेके जाएगा। ये चीजें आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है। ट्रांजेक्शन कोड इज अ कमांड विद इन SAP टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर process or transaction, to start a transaction, whether it is a posting of journal entry, whether it is a configuration, whatever it is, right? तो ये चीजें आप लिखना शुरू कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये ट्रांजेक्शन कोड के लिए प्रॉम्प्ट के लिए हमारे पास जगह होती है। और यहाँ पर ये आप बटन देख रहे हो, छोटा सा ट्रायंगल, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट आती है निकल के, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन, राइट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर हम कहते हैं टी कोड वाले फील्ड में जाके, इसको फील्ड बोला जाता है, टी कोड वाले फील्ड में जाके आप ड्रॉप डाउन में चेक कर लो, ठीक। ये होती है आपकी मेन्यू लिस्ट सबसे टॉप पे। इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू होते हैं। ये मेन्यू आपके हर ट्रांजेक्शन कोड की स्क्रीन पे चेंज होंगे, कुछ मेन्यू सेम रहते हैं, कुछ मेन्यू चेंज होते हैं, राइट। एंड दीज आर नेविगेशन बटन्स। नेविगेशन बटन्स मतलब जैसे ये है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, जिस भी आप स्क्रीन पे हो, ये एक स्टेप पीछे जाएगा। अभी मैं सिर्फ लॉगिन करके आया हूं, तो मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये लॉग ऑफ कर देगा, राइट। और अभी जब मैं F-02 चला रहा था, तो आपने यहाँ पर देखा ग्रीन बैक के लिए है, रेड एग्जिट के लिए है, और सॉरी ऑरेंज एग्जिट के लिए है, रेड जो है इसको कैंसिल करने के लिए। इन तीनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जैसे आप यहाँ पर हो, बैक करा तो ये पूछेगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। किसी भी स्क्रीन में सपोज करिए मैं मल्टीपल एंट्रीज में जा चुका हूँ, मल्टीपल उसमें जा चुका हूँ, तो वो एक एक स्टेप लेके जाएगा मेरे को। जैसे मैं अभी आपको GL में लेके चलता हूँ, GL है, मैंने ये एंटर किया और मैं यहाँ पर
और यहाँ पर चला गया। अभी मैं बैक करूंगा तो ये मेन स्क्रीन पर लेके जाएगा। ओके, आप किसी ट्रांजेक्शन के बीचों बीच में है जहां पर आप मल्टीपल लेयर्स या स्टेप्स फॉलो कर चुके हैं, वहां पर ये बटन आपको डायरेक्ट उस ट्रांजेक्शन से एग्जिट कर देगा, उस ट्रांजेक्शन से बाहर निकाल देगा। ठीक है, इन केस कोई ऐसा प्रोसेस आपने चलाया जो चल रहा है बैकग्राउंड में या फ्रंट पे भी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा रहा है, ठीक है, जैसे कई बार होता है कि हमारे पास डेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लाइन आइटम बहुत ज्यादा है, और सिस्टम में हमने कोई प्रोसेस चला दिया, ऑटोमेटिक प्रोग्राम चला दिया जो एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको लगता है कि इसको किल कर देना चाहिए, इसमें से बाहर आ जाना चाहिए, और ये मेरे पास ना तो ग्रीन से बैक हो रहा है ना ऑरेंज से ये एग्जिट हो रहा है, वो रुक गया है क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। तो उस प्रोसेस से बाहर आने के लिए रेड बटन होता है कि हम इस ट्रांजेक्शन को ही कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये बाहर आ जाता है, लेकिन मेन स्क्रीन पे आके रुक जाएगा। ओके, तो ये 3 बटन हैं मेजर। उसके बाद ये प्रिंट है, ये फाइंड है, ये नॉर्मल काम करते हैं। जैसे अगर आपको कोई टी कोड पता है या टी कोड का नाम पता है, डिस्क्रिप्शन पता है, बट आपको ये नहीं पता कि कहां पर है, ये टाइम टेकिंग है, बट इट विल फाइंड, आपको वो ढूंढ के ला के देगा वो टी कोड। जैसे मैं F-02 यहां लिख देता हूं और फाइंड कर देता हूं, ये टाइम लगाएगा, बट ये ढूंढ के ला के देगा कि कहां पर है। अंडरस्टूड? अब जैसे ये F-02 था, ये तो सिंगल टाइम है, लेकिन सेम चीज मेरे को अभी ये वाला नहीं चाहिए, F-02 कहीं और लिखा हो तो वो भी ढूंढे, राइट? तो मैं ये प्लस का साइन दबाऊंगा तो सिस्टम एक बार और सर्च मारेगा, इसको छोड़ के अगर कहीं और भी होगा F-02 तो उसको ढूंढ के ला के देगा। जैसे मैं यहां पर अकाउंट लिख देता हूं, अकाउंट बहुत जगह मिलेगा मुझे, फाइंड किया, जैसा मैं कह रहा था कि ये बहुत टाइम लगाता है, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम कि कौन सी चीज मेरे को कहां मिल सकती है। सिस्टम ने बहुत ही रिफाइन वे में उन सबको ग्रुप करके रखा हुआ है, राइट? इट टेक्स टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हो ये टाइम चल रहा है, राइट? अब अगर मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग रही है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर सकता हूँ, बट ये मेरे को करने नहीं देगा। तो एक ये जो कॉर्नर में जो मेन्यू है, ये बटन, इसको क्लिक करूंगा और स्टॉप ट्रांजेक्शन। तो अभी मैं सिर्फ आपको नेविगेशन के बारे में बता रहा हूँ कि एसएपी में नेविगेशन किस तरीके से चलता है, राइट? एसएपी इजी है, इसमें आगे वापस यहाँ पर मेन मेन्यू है जो यूजर को मिलेगा, फाइनेंस के यूजर को और आपको एज अ कंसल्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, सेंट्रल फाइनेंस, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग, जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स हैं। खाली हम फाइको मान के चल रहे हैं कि एसएपी में से फाइनेंस से रिलेटेड फाइको है, नहीं है। वहां पर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे एफआई, सीओ, एफआई की फिर आगे आपके एक्सटेंशन में चलती है बैंकिंग, ठीक है? बैंक में आपका जो आगे चलते हैं तो फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल आ जाते हैं, और उसके बाद आपका ट्रेजरी मॉड्यूल आ जाता है, उसके बाद आपका फंड्स मैनेजमेंट मॉड्यूल आ जाता है। तो ये अपने आप में नीश एरिया बन जाते हैं। जैसे फाइनेंस में आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी है, जॉइंट वेंचर भी है, तो ये टॉपिक्स नहीं है, एसएपी में ये पूरे मॉड्यूल्स हैं, राइट? सिमिलरली कंट्रोलिंग में जैसे हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी, तो उसमें भी कोपा, कंट्रोलिंग में कॉस्टिंग और कोपा अलग से चलता है, वो एक्सटेंसिव है, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने अभी आपको पूरा का पूरा मेन्यू दे दिया है, बिकॉज इट इज एन ओपन। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बेसिकली कंट्रोलिंग में जाके देखेंगे फ्रॉम द फ्रंट एंड। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिखा रहा है मेरे को जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल, बैंक्स, फिक्स एसेट, स्पेशल पर्पस लेजर और एडिशनल फंक्शंस, उसमें रिपोर्टिंग वगैरह आती है। तो हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे धीरे धीरे। कंट्रोलिंग में हम बात करेंगे कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग पे, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग पे और प्रॉफिट सेंटर पे। जो बाकी आपकी ये इंटरनल ऑर्डर, प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, ये हार्डकोर सीओ के प्रोफाइल के लिए, राइट? तो मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबकी अकाउंटिंग अच्छी है, इट्स एट लीस्ट एट अ स्टैंडर्ड लेवल, जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, राइट, फॉर अ इंडस्ट्री लेवल एंट्री के लिए, उस लेवल पे आप सभी की अकाउंटिंग नॉलेज होगी। ओके, इस स्क्रीन पे भी हम नेविगेशन पे बात करेंगे। ये वाले बटन जो होते हैं, ये फर्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, डाउन, नेक्स्ट पेज और ये लास्ट पेज। लेट सपोज मैं ये पूरा का पूरा एक्सपेंड कर देता हूं, तो आप देखेंगे नीचे का मेन्यू नीचे चलता चला जा रहा है, राइट? अगर मैं इसको एक्सपेंड करता चला जा रहा हूं तो अब मेरे को एक पेज नीचे जाना है, तो मैं ये क्लिक करूंगा और ये नीचे जाएगा। मैं यहाँ स्क्रॉल बार से भी जा सकता हूँ, या फिर मैं इन बटन्स के साथ भी जा सकता हूँ। कई बार हम पीडीएफ के प्रिंट आउट डिफाइन करते हैं सिस्टम में,
तो वहां पर मल्टीपल पेजेस के प्रिंट आउट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, तो हम रिपोर्ट्स वगैरह में इसके थ्रू भी नेविगेट करते हैं नेक्स्ट पेज के थ्रू, या फिर हमारे पास सिस्टम स्क्रॉल बार देता है तो हम उसको स्क्रॉल करते हैं, राइट। ये होता है लास्ट, इन केस आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ पेजेस आ गए किसी रिपोर्ट में या किसी आउटपुट में, तो आप इस बटन के थ्रू लास्ट पेज पे जा सकते हैं, और ये वापस फर्स्ट पेज पे आने के लिए, ओके। इसके अलावा ये जो है, ये वाला बटन जो है, ये होता है नए सेशन के लिए। मैंने एक स्क्रीन खोल रखी है, मेरे को एक और स्क्रीन खोलनी है। यहाँ पर मैं F-02 चला रहा हूँ, लेट सपोज मेरा एक ट्रांजेक्शन यहाँ काम कर रहा है, मेरे को साथ के साथ यहाँ पर मेरे को GL देखना है। ये मेरे से अकाउंट पूछ रहा है, मेरे को नहीं पता मेरा GL कौन सा है, मेरे को GL के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या वो एप्लीकेबल होता है मेरे इस ट्रांजेक्शन के लिए या नहीं। तो मैं एक और सेशन यहाँ पर खोल लूंगा और मैं GL वाले ट्रांजेक्शन में चला जाऊंगा। तो ये पैरेलल में मेरी 2 स्क्रीन खोल देता है। ऐसे करके मैं मल्टीपल सेशन खोल सकता हूं यहां पर, लेकिन जो नंबर है वो मैक्सिमम 6 रहेगा, ठीक है। जैसे ही मेरे 6 सेशन पूरे हो जाएंगे, सिस्टम जो है यहां पर मेरे को मैसेज दे देगा। ये तो खोल ही जा रहा है। S4 आना में लिमिट नहीं है क्या? ओके, अर्लियर इट वाज 6, बट S4 आना में शायद और ज्यादा सेशंस बना दिए इन्होंने। बट आप प्रैक्टिकली जब जाके देखेंगे तो मैक्सिमम 6 ही मिलेगा। प्रोडक्शन सिस्टम में आपको 6 से ज्यादा नहीं होता। ये डेमो सिस्टम है तो यहाँ पर 6 से ज्यादा खोलने दे रहा है, राइट। तो आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ अलग अलग टैब्स में खोल के चला सकते हैं। अभी तक यहाँ पर कोई डाउट है किसी बारे में, या कोई कुछ पूछना चाहता है? मुझे एक बार ना स्क्रॉल वाला एक बार बताइए, आपने कैसे किया था? जैसे ये स्क्रीन है, अगर मैं सारा मेन्यू बंद कर देता हूं, ये मेरी एक स्क्रीन में आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहा, राइट। लेकिन अगर मैं ये इनको एक्सपेंड करता जा रहा हूँ, वो मेरी स्क्रीन साइज से बाहर चली जा रही है, ठीक है। मैं एक्सपेंड करता चला गया, ये मेरा बढ़ता चला गया, जो भी मेरे मेन हेडर्स थे वो सारे बढ़ गए। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम ने मेरे को स्क्रॉल बार दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं या तो ऐसे करके स्क्रॉल करके जा सकता हूँ, ऐसे करके जा सकता हूँ, और कई बार होता है कि मेरे पास 100 पेजेस की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि आप अगर कंपनी में जाएंगे तो वहां डेली लेवल पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हैं, राइट। आपने कोई रिपोर्ट चलाई और उसमें 1 लाख रोज आ गई, मोर देन 1 लाख रोज आ गई, तो वो आपके n नंबर ऑफ पेजेस में आपको रिपोर्ट आई, राइट। अब आप नेविगेट करना चाहते हैं, उसमें नीचे जाना चाहते हैं, तो आप स्क्रॉल करके तो जा नहीं पाएंगे। तो ये लास्ट पेज होता है, ये नेक्स्ट पेज होता है। तो पेज जल्दी हो सकता है, या लास्ट में जाके आपको टोटल्स देखने हैं, क्योंकि नॉर्मली जो रिपोर्ट्स के टोटल्स आते हैं वो एट द एंड आते हैं। तो आपने सीधा ये बटन दबाया, सिस्टम आपको लास्ट रो पे ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये बेसिक नेविगेशन है, ओके। यहां पर एक टी कोड होता है, ये आप लिख लीजिए, बेसिक /n। /n का क्या मतलब है कि मैं इसी स्क्रीन पे हूं, मेरे को नया स्क्रीन नहीं खोलना है, ठीक है। अब मैं यहां पर हूं, मैं सपोज F-02 में अपना काम कर रहा था, ये एक ट्रांजेक्शन है, मैं इसमें अपना काम कर रहा था, और काम करते करते मेरा यहाँ पर इस स्क्रीन पे तो काम खत्म हो गया। इसके बाद मेरे को जाना है किसी एसेट पे, एसेट मास्टर डेटा देखना है, लेकिन इसी स्क्रीन पे देखना है, मेरे को नया स्क्रीन नहीं खोलना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं टी कोड लगाऊंगा, जो भी मैं टी कोड चलाऊंगा, उसके आगे /n ये लगाना है, और फिर मैं अपना टी कोड लगा सकता हूँ, टी कोड चला सकता हूँ। जैसे अगर एसेट देखना है तो AS01, ठीक है। ये टी कोड्स क्या है क्या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे, कौन सा टी कोड किस काम आता है, लेकिन अभी सिर्फ हम नेविगेशन पे बात कर रहे हैं। तो /n AS01 करते ही सिस्टम मेरे को उस नए ट्रांजेक्शन कोड पे सेम स्क्रीन में ले जाएगा। सिस्टम ने कोई नया टैब नहीं खोला, उसने सेम स्क्रीन पे ही मेरा ट्रांजेक्शन कोड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ एक होता है /o, n मतलब न्यू कह सकते हो आप, o मतलब ओपन। /o ये आप लिख लें अगर कॉपी लेके बैठे हो तो, या आप सॉफ्ट कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वहां पर लिख सकते हैं। /o का मतलब है कि अब मैं जो भी ट्रांजेक्शन कोड लिखूंगा, जैसे ये एसेट का था, F-02 में वापस से जाते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए सिस्टम एक नया स्क्रीन खोलेगा मेरे लिए। सेम स्क्रीन पे चेंज नहीं करेगा, सेम स्क्रीन पे स्विच नहीं करेगा, वो एक नया स्क्रीन खोलेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर लिख के एंटर मारता हूँ, सिस्टम ने ये एसेट वाला तो वहीं रखा पुराने स्क्रीन में, और जो मैंने टी कोड यहाँ चलाया /o लिख के, उसके लिए उसने एक नया स्क्रीन खोल दिया। तो ये किसी भी टी कोड के साथ कर सकता है। आपने जिस भी टी कोड के साथ /n लगा दिया,
आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन जो स्क्रीन पे चल रहा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा उस नए ट्रांजेक्शन कोड के साथ। लेकिन अगर आपने /o लगाया है तो सिस्टम एक नया स्क्रीन खोल देगा फॉर दैट पर्टिकुलर न्यू ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है। और अगर आप खाली /n दबा के एंटर कर देते हैं तो सिस्टम आपको वापस होम स्क्रीन पे ले आएगा। बटन से भी जा सकते हैं, ये जो एग्जिट बटन है यहाँ पर, ये तीनों, इनके थ्रू भी आप वापस इस मेन स्क्रीन पे जा सकते हैं। बट व्हेन यू गेट हैबिचुएटेड, आपको ये क्विक लगता है, क्विक नजर आने लगता है कि बस मैंने एक कमांड लिखा और एंटर दबाया, वापस आ गया मेन पे। ठीक है, वो आपको याद हो जाते हैं बखूबी। ठीक है, वो आपके ब्लड ग्रुप में समा जाते हैं काम करते करते। तो इन चीजों को अभी आप लिख लीजिए, /n फॉर न्यू ट्रांजेक्शन कोड इन सेम स्क्रीन, /o for a new transaction code in a separate screen। ओके। इसके अलावा /ex एक की कोड होता है। इससे क्या होता है, सिस्टम आपको एग्जिट कर देता है, लॉग ऑफ कर देता है। /nex आप जैसे ही /nex करेंगे और एंटर दबाएंगे, सिस्टम आपको लॉग आउट कर देगा। जितने भी आपकी स्क्रीन खुली होंगी सबके साथ एक साथ लॉग आउट कर देगा। ठीक है। अब आपको वापस से एंट्री लेनी है तो वापस से सेम प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा। लॉगिन के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड वगैरह डालने हैं, दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये 3 कमांड आप लिख लीजिए, /n /o /nex। ठीक है। तो ये अभी हमने फ्रंट स्क्रीन पे बेसिक नेविगेशन देखा। अब इन आइकन्स की बात कर देते हैं, यूजर मेन्यू और एसएपी मेन्यू। जनरली एज अ कंसल्टेंट आपके पास एक्सेस है, तो आपके पास ये जो खुला हुआ है ये एसएपी मेन्यू है। ठीक है, एसएपी का बाय डिफॉल्ट मेन्यू इसको कहते हैं, जहां से आपको ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करते हो, लेट सपोज आप करते हो अकाउंट्स पेबल में, रिसीवेबल में, या बैंक में, बैंकिंग प्रोफाइल में, या सिर्फ एसेट मैनेजमेंट के प्रोफाइल में काम करते हो, तो आप अपने लिए ट्रांजैक्शन कोड्स का ऐसा ही एक सेपरेट मेन्यू बना सके। ओके। तो अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे तो मेरे पास सिर्फ थ्योरी के लॉन्च पैड का मेन्यू है। अगर मेरे को इसमें मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन ऐड करने हैं तो वो मैं ऐड कर सकता हूं। यहां पर जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहां पर ये वाला इंसर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं एसेट्स में काम करता हूं तो मैं AS01 ये डाल दिया। जैसे मैंने क्लिक करा वो मेरे पास यहां पर ऐड हो गया। अब मेरे को यहाँ मेन्यू में जाके वापस ढूंढने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाके, फिक्स एसेट के अंदर जाके, एसेट में जाके, क्रिएट में जाके AS01 आएगा, जरूरत ही नहीं है। मेरा ये कस्टमाइज्ड मेन्यू मेरे लिए है, यूजर स्पेसिफिक है, उसका नाम भी है यूजर मेन्यू। राइट। तो मैंने यहाँ पर अपने फेवरेट ई कोड्स में ऐड कर ली, और ये जो नीचे आ रही है आपको लिस्ट, यूजर मेन्यू फॉर जितेंद्र, ये आपके यूजर रोल के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे एक्सेस मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे जनरली इन कंपनीज यूजर्स को एसएपी मेन्यू का एक्सेस नहीं होता है। जो एंड यूजर होता है उसको सिर्फ उसके स्पेसिफिक यूजर मेन्यू का एक्सेस होता है। सपोज प्रेथा जो है वो एसेट्स में काम करती है, तो एसेट रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन कोड होंगे वो प्रेथा के प्रोफाइल में होंगे, और उनकी जब जैसे ही वो लॉगिन करेंगी तो उनके पास सिर्फ एसेट से रिलेटेड टी कोड्स यहाँ नजर आ रहे होंगे, बाकी ये आइकन ही नजर नहीं आएगा। और इसको कंट्रोल कौन करता है? बेसिस टीम, सिक्योरिटी टीम। ओके। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि कंसल्टेंट कौन होता है, सुपर यूजर कौन होता है, और एंड यूजर कौन होता है। तो कंसल्टेंट वो होता है जो सिस्टम को डिजाइन करेगा फॉर बिजनेस। ठीक है, जैसे मैं जनरली मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के ही नाम लेता हूं जिनका 1000 करोड़ INR या डॉलर से ऊपर का टर्नओवर है, तो माइंड मत करिएगा, छोटी कंपनी भी एसएपी लगा सकती है, बट वो फीजेबल नहीं होता है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस इतना रिफाइंड होता है और इतना डिस्ट्रीब्यूटेड होता है छोटे छोटे पीसेस में कि उतने लाइसेंसेस वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और एसएपी के लाइसेंसेस बहुत महंगे होते हैं। राइट। कंसल्टेंट वो बंदा होता है जो बिजनेस के साथ उनके प्रोसेसेस को डिस्कस करता है और एसएपी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगरेशन कहां पर होता है वो मैं बताता हूं, ये भी आप लिख लीजिए।
क्योंकि ये पहला ट्रांजैक्शन कोड होता है हमेशा जो एज अ कंसल्टेंट आप डालते हो। हमेशा जब भी आप लॉगिन करोगे सबसे पहले बंदा /n SPRO एक ट्रांजैक्शन कोड है। मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ, बट क्योंकि हैबिचुएट हो चुका हूँ पिछले 15 साल में, तो /n में बाय डिफॉल्ट हर एक ट्रांजैक्शन कोड के आगे लिखता हूँ। ठीक है, तो SPRO से हम इस स्क्रीन पर पहुंचते हैं जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट्स की या सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहां पर दिख रहा है आपको SAP रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन गाइड IMG। ठीक है, तो ये टी कोड आप लिख लीजिए, क्योंकि वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, यहाँ पर यूजर एक्सेस में नहीं मिलेगा, SAP इजी एक्सेस में नहीं मिलेगा, SPRO कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये आपको लिखना ही पड़ता है, याद रखना पड़ता है। और ये बाय डिफॉल्ट हर एक कंसल्टेंट का वो कहता है ना कि गायत्री मंत्र है SAP का। ठीक है, आप जैसे ही SAP में घुसते हैं सबसे पहला टी कोड उस तरीके से। तो जैसे ही आप SPRO दबाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और आपकी स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाएगी इधर। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर माय कस्टमाइजिंग वर्कलिस्ट में अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अपना SAP सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। जनरली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बात, एक कंपनी अपना SAP सिस्टम सिर्फ अपने लिए यूज करती है, अपने प्रोसेसेस के लिए यूज करेगी, अपने जो उनके अलग अलग डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेसेस या प्रोजेक्ट या प्लान्स चल रहे होंगे उनके लिए यूज करेगी, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं होता। ये पहला बटन है SAP रेफरेंस IMG। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रखा तो प्रोजेक्ट एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर। 99% आपको SAP रेफरेंस गाइड में ही जाना है, यहीं पर ही आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे या F5 भी दबा सकते हो, जैसे ये बैक का बटन है, मैंने जैसे बोला था कि ये एक स्टेप पीछे लेके जाता है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये एक स्टेप पीछे लेके गया। राइट, तो मैं यहाँ पर या तो इस बटन को क्लिक करूं, वरना आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस जगह पे F5 भी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं होवर कर रहा हूं तो उसके डिस्क्रिप्शन के एंड में ब्रैकेट में F5 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट की है। ठीक है, शॉर्टकट की कहते हैं इनको। जैसे मैंने यहाँ पर ना तो बटन दबाया ना कुछ और लिखा, मैंने अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे F5 दबाया, तो उस स्क्रीन पे F5 जो है मेरा शॉर्टकट की का काम करेगा, और वो जिस कमांड के साथ एसोसिएटेड है वो लिस्ट खोल देगा। ठीक है, हर स्क्रीन पे जाके आप देखेंगे, होवर करेंगे तो ये आपको शॉर्टकट कमांड्स दिखाएगा, पर सारे शॉर्टकट कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली F5 F6 F7 F8 यही होते हैं, वो आपको काम करते करते वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस कोर्स के एंड तक आप हैबिचुएटेड हो चुके होंगे इस चीज के। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर SAP इजी एक्सेस से भी बड़ा मेन्यू है, ये इंप्लीमेंटेशन गाइड का मेन्यू है, क्योंकि इसमें SAP के जितने भी मॉड्यूल्स हैं मार्केट में, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे कोर मॉड्यूल है चाहे सपोर्टिंग मॉड्यूल है, चाहे एक्सटेंशन है चाहे नीश मॉड्यूल है, हमने ये कैटेगरी बना रखी है एक्चुअली। तो वो सारे मॉड्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहीं से होके जाती है, यहीं से की जाती है। इंप्लीमेंटेशन गाइड पे चलते हैं। यहां पर आप जब भी, यहां पर हम अपनी कंपनी डिफाइन करेंगे। राइट, जो मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं कि हम किस मॉड्यूल में काम करेंगे, कैसे मॉड्यूल में काम करेंगे, उसमें क्या क्या है, सिंपल फाइनेंस कैसे होगा, ये होगा, तो हम पूरा ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाएंगे। वापस चलता हूं मैं SAP में। अब यहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पर सारे हमारे काम के नहीं है। राइट, हमें फोकस रखना है अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे और कंट्रोलिंग पे। ये दो ही नोड हमारे काम के हैं, क्योंकि आप अगर किसी और नोड में जाएंगे, मेजरली एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में सभी का काम होता है, क्योंकि ये ऑर्ग स्ट्रक्चर, ये 3 नोड बेसिक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो हम यहाँ पे करेंगे, और कंट्रोलिंग से रिलेटेड जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें फाइनेंस के लिए चाहिए बेसिकली, वो हम यहाँ पे करना सीखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन है, प्रोडक्ट कंप्लायंस है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये इनके लिए अलग अलग कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग होती है। राइट, तो SAP कोई छोटा सिस्टम नहीं है, हर तरह की पॉसिबिलिटी को इन्होंने कवर किया हुआ है। राइट, हर तरह के छोटे मोटे ट्रांजेक्शन जो एक कंपनी परफॉर्म कर सकती है उस चीज को कवर कर रखा है। ओके, तो आप में से कितने लोगों ने पहले कभी किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम किया है? पृथा, शिखर, निशु, किसी भी तरह के? हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था।
कि बेसिकली अगर किसी की इंडस्ट्री लेवल की अकाउंटिंग अच्छी ना हो तो उसको कौन से मॉड्यूल पे, मतलब शुड ही गो फॉर FICO और किसी और मॉड्यूल पे करना चाहिए? बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा भी नहीं है कि इसको डेबिट क्रेडिट्स अकाउंट्स ये सब नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये सब ना पता हो, बेसिक अकाउंटिंग उसकी क्लियर हो, बट उसने कभी भी इंडस्ट्री लेवल की अकाउंटिंग प्रैक्टिस ना करी हो, तो should they go for FICO or they should choose a different module? ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वैसे एसएपी में इस सच कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, यू कैन नॉट चूज अ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, और यू कैन नॉट चूज अ मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, और यू कैन नॉट गो इनटू द HCM मॉड्यूल, राइट? यू कैन, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। यू हैव मैं अगर आप जब इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में ज्यादातर बीटेक प्रोफाइल से हैं बंदे, राइट? और बीटेक प्रोफाइल हम मानते हैं कि वो ज्यादातर लोग जो हैं वो लैंग्वेजेस स्टडी करते हैं, C++, जावा, पाइथन, राइट? लेकिन वो वहां पे फंक्शनल मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। फंक्शनल मतलब कि एक प्रोसेस ड्रिवन मॉड्यूल है, वहां पे कोई वो लैंग्वेज में कोई कोडिंग वोडिंग नहीं लिख रहे हैं, राइट? एसएपी में इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं। बेसिकली है क्या कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप अकाउंटिंग के साथ कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि जितने आप दूसरे मॉड्यूल्स की बात करेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, HR मॉड्यूल हो गया, HR मॉड्यूल में फिर भी लीगल कंप्लायंस है, लेकिन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और MM और प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह जो हो गए, ये सारे आपके प्रोसेस ड्रिवन मॉड्यूल हैं, और ये इनकी जो स्टेप्स हैं बेसिकली, आप उसमें हायरार्की कितनी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सभी इंडस्ट्रीज में, राइट? तो आप अगर उसकी बेसिक नॉलेज, आप अगर एक लेवल पे जाके स्टैग्नेंट होना चाहते हैं, स्टैग्नेंट मतलब कि हाँ मेरे को सारे स्टेप्स आ गए हैं और मैं बस इसमें अब कोई नया फीचर आता है तो मैं उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, तो देन SD मॉड्यूल और MM मॉड्यूल विल, ठीक है? प्रैक्टिकली आप जाके देखोगे, शुरुआत में एज अ फ्रेशर जब आप जाओगे तो आप कहोगे कि फाइनेंस में तो कोई काम ही नहीं है, सारी एंट्रियां तो दूसरे मॉड्यूल से आ रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है तो वो मटेरियल मैनेजमेंट में जा रहा है, फिनिश अगर उसको प्रोसेस कर रहे हैं हम, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग में चला गया, राइट? और अगर फिनिश प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं तो वो हमारा SD मॉड्यूल में चला गया। तो FI कर क्या रहा है? राइट, FI इज अ वॉच डॉग एक्चुअली। मेजर उनको ट्रांजैक्शन लेवल पे काम करने से ज्यादा जो मेजर काम है FI का, वो है लीगल पर्सपेक्टिव से या जो ओनरशिप है उनके पर्सपेक्टिव से आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। मेंटेन रखने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके लीगल कंप्लायंस है, आप सेल्स करिए कोई दिक्कत नहीं है, आप परचेज करिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की डिफरेंट अथॉरिटीज आके आपसे डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स मांगेंगी, ठीक है, राइट? उसकी कंप्लायंस फाइनेंस की जिम्मेदारी में आ जाती है कि भाई मेरा जो ये GST की रिपोर्ट है, इसको अगर मेरे को रिटर्न फाइल करनी है तो क्या मेरे सिस्टम में GST का जो इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है या नहीं कर रखा है, फिर हाउ टू कॉन्फ़िगर बेसिकली फर्स्ट थिंग, राइट? उसमें भी आपकी स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी बहुत है। कैसे है? जैसे कोई कंपनी है जो सिर्फ दिल्ली में काम कर रही है, ठीक है, तो वहां पर CGST लगेगा, SGST लगेगा, और उनके प्लेस ऑफ बिजनेस भी विद इन दिल्ली होंगे, राइट? तो आपका बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली से निकल के उनके ऑपरेशंस यूपी में चले जाते हैं, हरियाणा में चले जाते हैं, या आप किसी और मुंबई वगैरह महाराष्ट्र में चले जाते हैं, तो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस अलग हो गया, आपकी GST की अथॉरिटी चेंज हो गई है, अब आपके ऊपर IGST भी लग रहा है, राइट? ठीक है, तो उस चीज को आप सिस्टम में कैसे कैप्चर करेंगे? आपने जो जब आप दिल्ली में सिर्फ ऑपरेट करते थे तो आपने सिस्टम कॉन्फ़िगर किस तरीके से किया कि कल को अगर मैं मुंबई में भी अपना ऑफिस खोल देता हूं तो क्या मेरा सिस्टम कैपेबल है, स्केलेबल है कि मैं मुंबई के ऑपरेशंस को भी सेम सिस्टम में बिना किसी मेजर चेंजेस के कैप्चर कर सकूं? क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड कर सकता हूं मैं उसको, ठीक है? तो इस तरीके से हमें बहुत पहले से एज अ प्लानर सोचना पड़ता है, राइट? और मेजरली आपके यहाँ पर मेजरली जो है ना, वॉचडॉग मैंने क्यों बोला फाइनेंस को, क्योंकि सेल्स मॉड्यूल हुआ, MM मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल हुआ, प्रोडक्शन मॉड्यूल हुआ, प्रोजेक्ट सिस्टम हुआ, वो अपने प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म मान लेते हैं, राइट? कि मैंने अपना प्रोसेस डिफाइन कर दिया, मेरा काम खत्म। मेजरली तब आते हैं इश्यूज तब
फ्रूटफुल डिस्कशन शुरू होते हैं जब एज अ फाइनेंस आप बहुत वोक हो, आपको पता है कि अगर ये कोई प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर मेरा छोटा सा भी अगर 1 रुपए का भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, तो बॉस मेरे अकाउंट्स में उसकी एंट्री क्यों नहीं आई, और आएगी तो कहाँ से आएगी, उसको कैसे कैप्चर करोगे। अगर आपका कोई प्रोसेस है, लेट सपोज जैसे कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, राइट, जैसे टोबैको इंडस्ट्री है या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल बना रहे हैं आप, राइट, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, हर स्टेज पे आपको एक रिपोर्ट देनी होती है कि हमने इतना टोबैको लिया था, इतने पेपर यूज करे, इतनी हमारी जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन थी उससे हमने इतने एमएम की, इतनी लेंथ की सिगरेट बनाई। वैसे मैं स्मोक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बट इट इज फैक्ट, ठीक है। और वो वहां प्रोडक्शन लाइन से उतर के पैकेजिंग तक जाने तक आपके मैन्युअली हाथों से, किसी इंसान के हाथों से टच नहीं होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री नाम है उनका, ठीक है। और गेट से बाहर निकलने से पहले आपको, आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है उसमें आपको क्या डिटेल देनी होती है कि कितने एमएम की सिगरेट है और कितनी लेंथ का फिल्टर है, तो टोटल लेंथ कितनी है। तो उसके हिसाब से आपकी सिगरेट जो ब्रांड बनते हैं अलग अलग, जो आप मार्केट में देखते हैं, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, और फैक्ट्री गेट से बाहर जाने से जस्ट पहले आपको वो एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाले ने, मेरे पीपी मॉड्यूल वाले ने तो अपना प्रोडक्शन प्लानिंग बना दी। अब ये मेरी ड्यूटी है उससे पूछना कि बॉस, जैसी आपने इसकी पैकेजिंग कंप्लीट करी, क्या आपने एक्साइज ड्यूटी कैप्चर कर ली है, मेरे अकाउंट्स में एंट्री आ गई उस चीज की, और आगे है तो फिर मेरे को अपने फाइनेंस में जाके पूछना है, बैंकिंग या कैश वाले से, कि भाई मेरी ये जो ड्यू डेट आ रही है, जो मेरा प्रोडक्शन आ गया है, इसके अगेंस्ट आपने एक्साइज ड्यूटी कितनी देर में पे कर दी, नहीं करी है तो पेनल्टी कौन भरेगा, और पेनल्टी जो आएगी वो भी क्या मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा अपने सिस्टम में। मेरे को कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना है, तो वो एफआई के चेक पॉइंट्स है, वॉच डॉग है। शुरू में भी हम ही काम करते हैं, फाइको कंसल्टेंट शुरुआत करते हैं, ठीक है, और जब पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि झाड़ू पोछा और साफ सफाई करने भी फाइको कंसल्टेंट ही आते हैं, ठीक है। किसी मॉड्यूल में, किसी ट्रांजेक्शन में कोई गड़बड़ी कर दी उन्होंने प्रोसेसिंग में, और उसकी वजह से अगर मेरे पास कोई लीगल पेनल्टी लगने वाली है, तो एट द एंड मेरे को वो फाइनेंस में एडजस्टमेंट करके पुस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उस मॉड्यूल में उसको रिफाइन करने में तो उसको पूरा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा वापस से, राइट। छोटा मोटा चेंज होगा तो वो जल्दी कर देगा, लेकिन अगर उसके पूरे प्रोसेस की ही रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है तो मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कहता है कि छोड़ो, अभी प्रोसेस को अभी चलने दो, क्योंकि मेरी लीगल ड्यू डेट आ रही है कंप्लायंस की, आप एक काम करो, अकाउंट्स में उसको किसी तरीके से एडजस्ट करके मेरी बस रिपोर्ट सही करके पहुंचा दो गवर्नमेंट के पास। तो वहां पर आपकी अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी होती है, आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी को सभी बिजनेसेस के बारे में पता है, राइट। वो ग्रेजुअली आपको आएगा कि जब आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि बिजनेस किस तरीके से काम करते हैं, कितने तरीके के नेचर है, और क्या ट्रांजेक्शन लेवल पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हर एक पे, राइट। बट एक बेसिक ओपननेस और लर्निंग एटीट्यूड मांगता है फाइको प्रोफाइल एसीपी में, ये क्योंकि हमारे जो लीगल टर्म्स हैं, लीगल रेगुलेशंस है, हर साल हर कंट्री में, हर स्टेट में बदलते हैं, राइट। हर साल एक नया फाइनेंस बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई ना कोई नया रूल लगा देते हैं, और उसी के हिसाब से फिर स्टेट लेवल पे भी अपनी जो लोकल गवर्नमेंट होती है स्टेट की, वो भी अपने रूल्स रेगुलेशंस में चेंज करती हैं, टैरिफ्स में चेंज करती हैं। तो उन कंप्लायंस के हिसाब से भी हमें अडेप्ट करना पड़ता है हर साल, कि भाई इस साल ये नया रूल आ गया तो इसके हिसाब से हमें ये चेंज करना है, टैक्स अब इस रेट से कटेंगे, उस रेट से नहीं कटेंगे। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है फाइनेंस का प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि वहां पे काम कम है, काम सबसे ज्यादा है। आपको दूसरों पे भी नजर रखनी है, क्योंकि एट द एंड लीगल कंप्लायंस आपके थ्रू होके जाना है, और आपको अपना काम भी करना है कि भाई मेरा काम है, कहीं पर भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है XYZ इस यूनिवर्स में, इस एसएपी जो उस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिवर्स है उसके अंदर, तो मेरे फाइनेंस में उसकी कैप्चर, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप इतना चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, देन फाइको इज अ वेरी गुड मॉड्यूल फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई चीज, जैसे कोई छोटा सा लीगल कंप्लायंस भी अगर आपने बचाया, तो यू हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर अ कंपनी, राइट। आप वो देखिए, मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो एमएनसीज हैं, मैं टाटा स्टील की बात करता हूँ बेसिकली, ठीक है, वो आयरन खरीदती हैं, आयरन ओर, ओके। आयरन इज अ मेटल, और आप देखेंगे कि मेटल जो है उसके फॉरेन रेट्स में फ्लक्चुएशन आती है,
राइट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ही है काम बेसिकली, कि आपने मेटल Right. खरीदा है, मेटल से मैक्सिमम चीजें या तो इंपोर्ट हो रही हैं या एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे आपका फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन बहुत मैटर करती है कि आपके मेटल्स का जो आयरन का रेट है वो 10 रुपए ऊपर हो गया या 5 रुपए नीचे हो गया, राइट। तो जनरली बड़ी कंपनी क्या करती हैं, जब भी कोई इस तरह का स्टॉक खरीद रही है, उस तरीके का उनका नेचर का बिजनेस है, वो किसी ना किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास या किसी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाके अपने स्टॉक को हेज करती हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो समझा रहा हूँ, अभी इसका नेविगेशन से कोई मतलब नहीं है, राइट। अब जब वो हेज करती हैं तो वो 5-5 पैसे पे कमीशन के लिए लड़ते हैं, जो वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज जाके जो डील सेट करवाते हैं बैंक के साथ कि भाई हमारी हेजिंग की फीस जो है वो 2 रुपए पर क्विंटल है, पर टन है, ठीक है। और वहाँ झगड़े हो रहे होते हैं कि नहीं 2 रुपए मत करो, इसको 1 रुपए 95 पैसे कर लो। सॉरी टू इंटरप्ट, बट बेसिकली हेजिंग क्या होता है, ये हेज करना? नहीं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर बाद में करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन केस, फिर उस केस में जब फॉरेन मार्केट में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आई, ठीक है, तो उनको उनकी जो फॉरेक्स लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने इंपोर्ट करवाया है सामान बाहर के वेंडर से, आपको यूएस डॉलर में पेमेंट करनी है, राइट। कल 80 रुपए था, आज 85 रुपए हो गया, तो मेरी तो लाइबिलिटी बढ़ गई ना। मेरे को 1 लाख डॉलर कल भी पे करने थे, आज भी पे करने हैं, लेकिन पहले मैं 85 लाख रुपए 80 लाख रुपए पे कर रहा था, अभी 85 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए मेरे एक दिन में बढ़ गए, राइट। तो हेजिंग के केस में क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है वो बैंक कवर करता है कि नहीं, अगर आपका 85 पहुंचा है तो बाकी के 5 हम देखेंगे, ठीक है। कुछ फीस चार्ज करते हैं तो उस पर 5-5 पैसे, 6-6 पैसे पे, 10-10 पैसे पे झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी लाखों की आपसे बात कर रहा हूँ, वहां पे मिलियंस में ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं। अगर आप टर्नओवर की बात करें तो एक टाटा स्टील कंपनी जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर में टर्नओवर है उनका, राइट। अगर 5 पैसे का भी इम्पैक्ट आ गया तो मेरे जैसे तो 10 बंदों की सैलरी एक झटके में निकल गई, एक ही ट्रांजेक्शन में, राइट। तो फाइनेंस वहां तक की बातें सोच के चलता है कि छोटी से छोटी चीज को भी माइन्यूट नहीं समझा जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस, ओके। तो अगर आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं, इट्स अ बेस्ट प्लेस। तो बेसिकली अकाउंटिंग आपका बेसिक स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, बाकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, कंपनीज बिजनेस आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए, वो भी है। और अकाउंटिंग भी आपकी कम से कम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपसे एंड यूजर अगर बात कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ ना बना पाए, क्योंकि कई बार डिस्कशंस इतने हीट अप होते हैं कि इंसान जो है ना उतना क्विकली सोच नहीं पाता कि ये क्या बोल गया, और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर बाद में पीछे समझ में आता है कि यार डेबिट की जगह मैंने तो क्रेडिट बता दिया, राइट। वो पूरी एंट्री ही उल्टी हो गई है। हाँ, तो उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की जरूरत है, बाकी इट्स वेरी इजी। हम चलेंगे भी और ग्रेजुअली हम सीखेंगे भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी कोई मॉड्यूल है क्या इसमें? हाँ, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी एक अपने आप में मॉड्यूल है। तो फिर वो कौन करता होगा? वो आप जब एफआई में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसका एक्सटेंशन है वो, एक्चुअली जैसे ट्रेजरी है, आपका फंड मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी उसमें से ही है। वो नीश कहलाते हैं, नीश मॉड्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत हर एक इंडस्ट्री में नहीं पड़ती, ठीक है। वो किसी किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। जैसे ट्रेजरी है, तो ट्रेजरी आपको इंडिया में बहुत कम कंपनीज की यहाँ मिलेगी यूज होते हुए। नहीं, लेकिन एयरलाइंस में तो करते हैं ट्रेजरी हैंडल। मैंने बताया ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत कम। अगर आप HCL में जाके बात करेंगे तो HCL वालों के पास ट्रेजरी नहीं है, एक्सेंचर के पास ट्रेजरी नहीं है, मतलब ही नहीं रहता। नहीं, तो वो वही, तो वो नीश मॉड्यूल है। लेकिन अगर मैं जाके बात करूंगा HCL में, क्या एफआई के बिना काम कर रहे हैं? नहीं, इसलिए हम इन्हें कोर मॉड्यूल कहते हैं, राइट, कि इनके बिना काम नहीं हो सकता, ये तो चाहिए नीश मॉड्यूल किसी अच्छा, मतलब ये चाहिए कि उसके बाद आप मतलब इन्वेस्टमेंट भी अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, राइट? वो डिपेंड करता है ना कि आपके बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, आपकी इंडस्ट्री कहाँ किस किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनके ट्रांजैक्शंस किस लेवल पे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस किस कंट्री के हिसाब से है, तो उसके हिसाब से फिर वो अपने मॉड्यूल्स लगाते चले जाते हैं, ठीक। तो प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड स्कोप है, इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है कि आपने एफआई सीखा, एफआई में आपने एक्सपर्टाइज ली, उसके बाद फिर आपने किसी नीश मॉड्यूल को पकड़ लिया, नीश मॉड्यूल में एक्सपर्टाइज ली, क्योंकि नीश मॉड्यूल की ओपनिंग भी बहुत कम होती है और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं, जब दोनों ही चीजें स्केर्सिटी में होती हैं तो पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत है अगर आप फाइनेंस के साथ। हाँ जी, नीश मॉड्यूल बेसिकली क्या हुआ, कैसे? नीश मॉड्यूल जैसे अभी मैंने बताया कि HCL या
ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो फाइनेंस लगा हुआ है, रिलायंस में भी फाइनेंस है, फाइको लगा हुआ है। तो ये कोर मॉड्यूल्स हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, राइट। FI, MM, SD, अगर आप प्रोडक्शन में है तो PP, राइट। तो या HCM, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ये कोर मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि आप एम्प्लॉय भी रखोगे, उनका पेरोल भी चलाओगे, तो ये कोर मॉड्यूल्स हैं। लेकिन नीश मॉड्यूल हम कहते हैं कि जैसे ट्रेजरी हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो इस हाँ, सिमिलरली आपका कोपा आजकल मेजरली ज्यादातर लोग लगा रहे हैं, ठीक है। CRM हो गया। कोपा बेसिकली क्या होता है? कोपा होता है आपका कंट्रोलिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। बेसिकली ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है, ओके, ठीक है, जहाँ पे आपको पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होती है और अलग अलग डायमेंशंस में प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्टिंग देनी होती है, ओके। वो उस जगह पे काम आता है। तो इस तरीके से है चीजें, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हम कोर मॉड्यूल, अभी जैसे नीश मॉड्यूल बोल रहा था मैं, तो ट्रेजरी अपने आप में है। अब ट्रेजरी रिलायंस का है, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग इट एक्सटेंसिवली। अगर आप ट्रेजरी मॉड्यूल पेप्सिको में देखेंगे, कोका कोला में देखेंगे, तो उनका ट्रेजरी का कंपैरिजन रिलायंस के कंपैरिजन के मुकाबले, मतलब रिलायंस की ट्रेजरी कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले, जिस लेवल पे वो SAP में यूज कर रहे हैं, राइट। पेप्सिको कोका कोला की जो ट्रेजरी है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड बैंक फॉर देम। लेकिन रिलायंस की ट्रेजरी सिर्फ इसलिए है कि हाँ, उनको ये पता है कि मेरे किस वेंचर से मेरे पास कितना फंड आ रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा वहां पे। लेकिन पेप्सिको वाले क्या करते हैं, वो सारा फंड जहां सरप्लस है, डेफिसिट है, वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से जहां ग्लोबली US डॉलर के रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वहां पर वो पूरा ट्रेजरी को मैनेज करके अपने डेफिसिट वाले बिजनेसेस में फंड अरेंज करवाते हैं, ठीक है। तो वो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत मिलियंस में बचाते हैं कि बैंक से लोन लेने के बजाय जहां मेरा सरप्लस है वहां से मैंने अपना पैसा उठाया और दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया थ्रू माई ट्रेजरी। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको मैनेज करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो उस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो हम वापस आते हैं SAP पे। ये टॉपिक्स तो साइड ऑफ द डिस्कशन चलते रहेंगे हमारे। अभी हम नेविगेशन की बात कर रहे थे, तो हम 3 फोकस एरिया लेकर चलेंगे इंप्लीमेंटेशन गाइड में। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होगा या जो हम यहाँ पे सीखेंगे, वो हम सीखेंगे ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में व्हाइट बोर्ड पे भी बात करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। फिर जब हमारा एक बार ऑर्ग स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका होगा, उसके बाद हम फाइनेंस की इंप्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, जैसा मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है इधर। ये फाइनेंस में सिंपल फाइनेंस है, AP है, AR है, बैंक है, एसेट है। इन सारे सब मॉड्यूल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या लिंकिंग होती है, किस तरीके से ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है एक तरह से, और दूसरे मॉड्यूल्स के साथ जो आपस में इनकी लिंकिंग है, किस तरीके से ये अपडेट होती हैं चीजें, उन सब के बारे में बात करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद हम कंट्रोलिंग भी साथ के साथ देखेंगे, क्योंकि ऑर्ग स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे तो हम फाइनेंस का ऑर्ग स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे साथ के साथ, और कंट्रोलिंग का भी देख रहे होंगे। तो ऑर्ग स्ट्रक्चर के बाद जब हम ट्रांजैक्शन लेवल पे जाएंगे तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्ग स्ट्रक्चर आप लोगों के जहन में बस चुका होगा कि एक स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ मेरे को अपने ट्रांजैक्शन शुरू करने हैं, राइट। तो क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे डिस्प्ले IMG में जाएगी, SPRO में जाएगी, और कौन सी चीज मेरे यहाँ पर SAP इजी एक्सेस से रहेगी। जनरली जो एंड यूजर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मेरा ये डिस्कशन रह गया, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। SAP कंसल्टेंट IMG में काम करते हैं, ठीक है। वो सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं प्रॉपर। जैसे मैंने बताया कि रिलायंस में ट्रेजरी है, HCL में नहीं है। तो जब मैं सिस्टम इंप्लीमेंट करने जाऊंगा तो मैं HCL के लिए अगर मैं सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो वहां पे ट्रेजरी मॉड्यूल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन जब मैं रिलायंस के साथ काम करूंगा, उनके लिए इंप्लीमेंटेशन करूंगा, तो मैं उनसे पूछूंगा जी आपके यहाँ और जो आपके यूनिट्स हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं, वहाँ पे ट्रेजरी यूज हो रहा है क्या? आप ये जो इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं यहाँ पर भी उस ट्रेजरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो फंक्शनलिटी यूज करना चाहते हैं? अगर वो बोलते हैं हाँ, तो वी नीड अनदर कंसल्टेंट, राइट, जो ट्रेजरी में काम करता है। उनका ट्रेजरी लगाना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग उनका ट्रेजरी का स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टैंड करके इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा। और अगर इसको पूरा आइसोलेट रखना चाहते हैं वो ट्रेजरी के पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे जो नया इंप्लीमेंटेशन हो रहा होगा वहां पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो उनके मैनेजमेंट से करेंगे कि भाई आप अपना ट्रेजरी का स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहते हो, क्या क्या फंक्शनैलिटी वहां पे चाहते हो, राइट। तो हम अभी बेसिक फंक्शनैलिटीज लेके चलेंगे, ओवरव्यू लेंगे इन सारी चीजों का, और हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करना सीखेंगे आने वाली सेशंस में। हाँ, कंसल्टेंट ये काम करता है कॉन्फ़िगरेशन का। सुपर यूजर्स क्या करते हैं? सुपर यूजर्स बेसिकली बिजनेस की तरफ से ही होते हैं, कस्टमर्स की तरफ से होते हैं, क्लाइंट की तरफ से होते हैं।
उनको कुछ एडिशनल राइट्स मिले होते हैं सिस्टम में जो कंसल्टेंट्स के पास होते हैं एक्चुअली। ठीक है, वो एक तरह से बीच में होते हैं कि कंसल्टेंट्स के पास तो पूरे के पूरे कॉन्फ़िग राइट्स होते हैं, लेकिन जो एंड यूजर है, जो एक डेस्क पे बैठ के, अगर मैं किसी अकाउंटिंग क्लर्क की बात करूं तो उसको, अकाउंटिंग क्लर्क को एक कैश की एंट्री करने का तो ऑथराइजेशन है, लेकिन उसको बैंक बैलेंस चेक करने का ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। राइट, ही शुड नॉट नो कि मेरे बैंक में क्या पैसा पड़ा हुआ है। भाई आपके पास कस्टमर आ रहा है और वो आपको पेमेंट कर रहा है, आपका काम है सिर्फ कैश की एंट्री करना। राइट, आप उस लेवल पे काम कर रहे हो, तो वो एंड यूजर है। कोई अगर एसेट में काम कर रहा है तो उसको एसेट के ही ट्रांजेक्शन्स की ऑथराइजेशन है, वो उसको नहीं पता कि मेरा क्या नाम है, अकाउंट्स पेबल में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, देनदारी कितनी है कंपनी की, उसको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। राइट, तो इस तरीके से राइट्स के बेसिस पे जब आपका डिस्टिंक्शन हो जाता है तो वो, और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ही आपको ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं, तो आप एंड यूजर कैटेगरी में आते हो। ओके, जैसे अच्छा, तो मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, ये जो सुपर यूजर्स होते हैं ना, इनके पास आपने क्या बोला कि एक लिमिटेड राइट्स होते हैं, तो वो वाले राइट्स उनके पास भी होते हैं? हाँ, मतलब एडिशनल राइट्स रहते हैं, राइट? हाँ। तो जो कंसल्टेंट होता है वो भी मतलब उसके पास भी वो राइट्स होते हैं कॉमन, जो सुपर यूजर के पास होंगे? मतलब मान लीजिए उसको कुछ बग आएगा बीच में, तो वो मतलब वो कंसल्टेंट से ही तो मतलब कंसल्ट करेगा, राइट? जी जी जी, बिल्कुल। तो एडिशनल जो राइट राइट्स बोला उसके है, पास होते हैं वो उसके पास भी होते हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, इसीलिए तीनों में डिफरेंस है। व्हाई वी आर हैविंग 3 डिफरेंट टर्म्स। कुछ राइट्स हैं जो मुझे ये होंगे, थोड़ा समझना है। हाँ मैं बताता हूँ, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, वहां पर आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, कंसल्टेंट, यहां पर आते हैं सुपर यूजर्स। बेसिकली अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूं तो सुपर यूजर्स होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। सॉरी, हेड्स। ठीक है, या मैं कहूं कि टीम मैनेजर्स। ठीक है, अब हर एक मैनेजर के अंडर में 8 या 10 लोगों की टीम है। ठीक है, जैसे अगर आप बैंक में ही जाके देखो तो आपका कैश काउंटर पे एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, और वहां पर 2 तरह की कैश की लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, एक जो बड़े अमाउंट के डिपॉजिट ले रहा है, एक जो छोटे अमाउंट की लाइन लगी पड़ी है कि कोई आ रहा है 1000 रुपए तक, यहाँ पर आएगी 10,000 रुपए तक, लेकिन जब आप 2 लाख रुपए से ऊपर का डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके लिए अलग है। और अगर आप 10 लाख से ऊपर की बात करने चले जाते हैं तो आप सीधा मैनेजर के रूम में चले जाते हैं। होता है बैंक में, या आपको जो ब्रांच मैनेजर है वो अंदर ही बुला लेता है, कहता है सर आप इधर आ जाओ। या आपने देखा होगा जो हाई वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं वो काउंटर पे जाते ही नहीं है, सीधा मैनेजर के पास ही चले जाते हैं। ब्रांच मैनेजर उनको एंटरटेन करेगा, उनको चाय कॉफी पिला रहा होगा। बाकी जो नॉर्मल जनता है जो 1000, 500, लाख, 2 लाख लेके बैठी है, वो लाइन में लगी होती है। राइट, तो जो उस तरह के छोटे लेवल पे जो ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहा होता है वो यूजर होता है एसएपी की नजर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको बड़े लेवल पे, ब्रांच लेवल के अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होगा कि मेरी ब्रांच में कितनी देनदारी है, मेरी ब्रांच की क्या नाम है, क्या अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, क्या पेबल्स हैं, कितनी सेल्स करी है, क्या नहीं करा। उसका काम है सिर्फ कैश की एंट्री पोस्ट करना। करेक्ट, लेकिन मैनेजर जो होगा उसके पास ये राइट तो होगा ही होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी ही कैन ऑल्सो डिपॉजिट कैश इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन जनरली इनके पास बाकी पूरे राइट्स होंगे जो ब्रांच लेवल पे पूरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इनको मैनेजर्स को पता होगा कि हाँ जी मेरे कितने पेबल्स हैं, मेरे कितने वेंडर्स के बिल बकाया बाकी हैं, किस पर कितनी पेनल्टी है। मैं किसी भी क्लाइंट का अकाउंट खोल के देख सकता हूँ, लेकिन जो कैशियर बैठा होगा वो नहीं देख सकता। राइट, तो ये बेसिक फर्क है राइट्स में। कंसल्टेंट्स के पास ये सारे राइट्स होते हैं। अच्छा, हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि कंसल्टेंट के पास ये सारे राइट्स होते हैं ना, मतलब एंड यूजर भी क्वेश्चन कर सकता है और वो जो सुपर यूजर आप बता रहे थे वो भी कर सकता है, कंसल्टेंट के पास सारे बट सुपर यूजर के पास बस एंड यूजर के राइट्स रहेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंसल्टेंट के पास सारे राइट्स होते हैं, लेकिन जैसे अभी हम जब इस सिस्टम लैंडस्केप की बात करेंगे तो वहां पर, जैसे मैंने आपको अभी अपना सर्वर भी दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, तो जैसे एल्फी दिखाया, तो यहाँ पर डेवलपमेंट है, क्वालिटी है, प्रोडक्शन है। ठीक है, ये 3 तरह के हम एनवायरमेंट है। जब हम लैंडस्केप की बात करेंगे तो कंसल्टेंट के पास प्रोडक्शन में सिर्फ डिस्प्ले के राइट्स होते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो बिजनेस का है, लाइव सिस्टम है। ठीक है, लाइव सिस्टम है, वो लाइव सिस्टम में कंसल्टेंट ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनको डिस्प्ले के राइट्स होते हैं।
राइट। ये बाइफर्केशन और डिटेल में जब आपको समझ में आएगा जब आप फ्लोर पे कहीं काम करेंगे तो, कि प्रोडक्शन में क्यों हाथ नहीं लगा सकता कंसल्टेंट, क्योंकि कंसल्टेंट ने अगर कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी, वो लीगल इंप्लीकेशन बन जाता है बिजनेस के ऊपर, राइट। जैसे वहां पर अगर उसने किसी कंसल्टेंट ने कोई परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया, तो परचेज ऑर्डर फॉर अ कंपनी इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, जो कि यूजर्स ही बना सकते हैं, चाहे वो एंड यूजर जिसको राइट्स है या फिर उसका सुपर यूजर जिसको उस कंबाइंड राइट्स है, ये लोग बना सकते हैं। तो ये सुपर यूजर्स की कैटेगरी में आते हैं, मैनेजर्स हो गए या बोर्ड मेंबर्स हो गए, जिनको हाई लेवल, राइट। कंसल्टेंट के पास कॉन्फिग राइट्स होते हैं इन डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में डिस्प्ले होता है, लेकिन डिस्प्ले होता है खाली, यहाँ पर एग्जीक्यूशन के भी होते हैं, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं दोनों जगह पे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम डिस्प्ले क्वालिटी में, राइट। हाँ जी, डेवलपमेंट प्लस क्वालिटी में। इन लोगों के पास कॉन्फिग राइट्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। कॉन्फ़िगरेशन SPRO की स्क्रीन इन लोगों के लिए नहीं खुलेगी। ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये SAP इजी एक्सेस खुल जाएगा इनके लिए, उसमें जो जो टी कोड्स के राइट्स होंगे वो इनके प्रोफाइल पे असाइन भी हो जाते हैं और चल भी जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग अपना लॉगिन करके SPRO डालेंगे और एंटर मारेंगे तो सिस्टम एरर देगा, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सारी डिटेल्स है, और वो सिर्फ आपकी ब्रांच लेवल की नहीं है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ़िगरेशन है। इवन कई मैनेजर्स को भी राइट्स नहीं होते, ठीक है, कई बोर्ड मेंबर और जो हाई लेवल के बंदे होते हैं उनके पास होते हैं बस वो भी डिस्प्ले। इनके पास जो, जैसे मैं अगर कहूँ चेयरमैन, इस लेवल पे चेयरमैन है, तो इनको कॉन्फिग डिस्प्ले का राइट होगा। यहां पर ये कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ देख सकते हैं बस कॉन्फ़िगरेशन में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, ठीक है। प्रोडक्ट कंसल्टेंट के पास कॉन्फिग के एग्जीक्यूशन, कॉन्फिग प्लस ट्रांजैक्शन, इन दोनों का एग्जीक्यूशन का राइट भी होगा और प्रोडक्शन में डिस्प्ले का भी राइट होगा। डिस्प्ले का राइट तो उनके पास सभी का ही होता है, वो कुछ भी देख सकते हैं कंसल्टेंट। आप चाहो तो उनकी बैलेंस शीट निकाल के देख सकते हो, राइट। क्योंकि अगर ये राइट्स नहीं मिलेंगे, डिस्प्ले के राइट्स नहीं मिलेंगे, तो आपके जो यूजर्स को एरर आएंगे उनको रिजॉल्व कैसे करेगा कंसल्टेंट, राइट। तो इसलिए कंसल्टेंट, आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो, वो जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो एंड यूजर को नहीं पता होती हैं, या पता भी होती हैं तो उन लोगों को पता होती हैं जो 5-10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको अपने प्रोसेसेस के बारे में सारी कॉन्फ़िगरेशन धीरे धीरे समझ में आ जाती है, राइट। क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है, लॉजिक लगा लेता है। बाकी अगर राइट्स की बात करें तो यहाँ पर इनको सारे लाइव ट्रांजेक्शंस पोस्ट करने के राइट्स होते हैं, लेकिन कॉन्फिग का डिस्प्ले देखने के लिए भी राइट्स नहीं होंगे। कॉन्फिग का डिस्प्ले भी सिलेक्टिव लोगों को राइट्स मिलता है। तो सुपर यूजर और एंड यूजर में ये फर्क है। सुपर यूजर ही जनरली कंसल्टेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में मेरे टीम मेंबर को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वही इशू रेज करेंगे जिसको वो रिपोर्ट करते हैं कंसल्टेंट्स को, और कंसल्टेंट फिर उसको सिस्टम में जाके डीबग करके एनालाइज करके उसका रिजोल्यूशन देते हैं कि भाई ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आप एक चेन समझिए कि सुपर यूजर, मैनेजर या उससे ऊपर लेवल के होते हैं जो टीम मैनेजर्स होते हैं या डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। एंड यूजर वो होता है जिसको सिर्फ अपने पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन से मतलब है, बाकी उसके बगल की सीट वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, ये कई बार आप देखने को मिलेगा वहां पर कि जो एंड यूजर है उसको 2 या ज्यादा प्रोफाइल और मोर प्रोफाइल असाइन हो गई है, तब हो सकता है कि एक ही यूजर को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का राइट मिल जाए। जैसे कैश वाला है, कैश वाला जो है वो वीक में 3 दिन तो कैशियर का काम करता है, और उसके बाद बैंक में जो है ड्यूटी चेंज हो जाती है, तो वो उसके बाद लोन डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो उसको लोन्स वाले ट्रांजैक्शंस के भी राइट मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस कैश वाले ट्रांजैक्शंस के भी राइट होंगे उसकी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइफरकेट करके चलते हैं, और हम जो है कंसल्टेंट पर्सपेक्टिव से एसएपी को समझेंगे। एंड यूजर और उनके रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमें ग्रेजुअली करते करते आने ही हैं, वो आपके सामने आ ही जाएंगे, ओके। अब जो हमारी शुरुआत होगी वो हमारी होगी ऑर्ग स्ट्रक्चर से। तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऑर्ग स्ट्रक्चर का, आज का लेक्चर, आज का सेशन खत्म करने से पहले, कि ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या चीज है। व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, ठीक है। ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या चीज है, पृथा को तो शायद मैंने बताया भी था थोड़ा बहुत, ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। निशु और शिखर आप कुछ ऐड करेंगे यहाँ पर कि ऑर्ग, हाँ जी। I don't know about it anymore, no sir.
Really, जी I don't know about it. ओके। शिखर आप? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके चले, बेस्ट है। अगर नहीं पता है तो इट वुड बी मोर इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन यू। अदरवाइज कई लोग होते हैं जो वर्किंग प्रोफाइल से आते हैं, ठीक है, और वो काम कर रहे होते हैं किसी इंडस्ट्री में, और उनको लगता है कि बस जो उनकी इंडस्ट्री में जिस स्ट्रक्चर को देखा है वही सच है। जैसे एक कहावत है ना कि हाथी की डेफिनेशन क्या है, तो 6 अंधे गए हाथी देखने और उन्होंने अपने अपने हिसाब से हाथी को डिफाइन किया। किसी ने बताया कि भैया पतला सांप जैसा है, किसी ने कहा खंबे जैसा है, किसी ने कहा नगाड़े जैसा है, तो किसी ने कहा झाड़ू जैसा है, राइट। तो वही वाला हिसाब है। तो मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम एक कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन करने गए थे, और रिलायंस का यूजर था जो रिलायंस से रिजाइन करके उस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, राइट। तो हम डिस्कशन तो करते ही हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी ट्रांजेक्शन कोड दिखाया F-32, राइट। तो F-32 यानी कि ABCD 1 2 3 जितने भी ये ट्रांजेक्शन कोड जो होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं बेसिकली, और SAP ने डेलिबरेटली 2 अल्फाबेट छोड़े हुए हैं, Y और Z, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ऐसा क्यों Y और Z छोड़े हुए हैं? Y और Z छोड़े हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ क्यों छोड़े हुए हैं। आपको F से मिल जाएगा, आपको A से मिल जाएगा, आपको B से मिल जाएगा, S से मिल जाएगा, सारे टी कोड आपको अलग अलग अल्फाबेट्स या नंबर से मिल जाएंगे, लेकिन Y और Z स्पेशली छोड़ा हुआ है इन केस हमें कभी कभी कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। कस्टमाइजेशन मतलब कि स्टैंडर्ड एसएपी में वो फंक्शनलिटी है, लेकिन वो मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर सपोज करिए एक रिपोर्ट है, जैसे मैं जनरल लेजर की एक रिपोर्ट निकालता हूँ और बिजनेस कहता है कि भाई इसमें ना मेरे को अलग तरीके से कुछ और कंपोनेंट भी ऐड करके दे दो, ठीक है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट दी हुई है और जो कंपोनेंट मेरे से बिजनेस मांग रहा है उसके लिए एसएपी ने एक और रिपोर्ट बना रखी है, लेकिन अब मैं 2 रिपोर्ट निकाल के यूजर को नहीं दे सकता। यूजर कह रहा है इन दोनों रिपोर्ट्स को आप कंबाइन कर दो, ठीक है, एक सिंगल रिपोर्ट बना के दे दो मेरे को। तो वो एक कस्टम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उस कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए सिस्टम ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है और उसका कोई ट्रांजैक्शन कोड बना के यूजर को देना है, तो आप या तो उसको वाई से बनाइए या जेड से बनाइए। तो सपोज करिए F-02 है, राइट, यहाँ पर ये है /n F-02, ये खोला। अब यहाँ पर जो फील्ड आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कहता है कि मेरे को एक और कस्टम फील्ड चाहिए, कोई भी XYZ फील्ड उसमें बता दिया कि भाई मेरे को तो वो डिटेल भी कैप्चर करनी है, तो आप यहाँ पर इन सारे फील्ड्स के साथ एक कस्टम फील्ड भी दे दीजिए, मेरे को वो भी यहाँ पे स्क्रीन पर दिखना चाहिए, वहां पे भी मैं अपनी कुछ डिटेल्स भरूंगा, ठीक है। पहले तो हम ट्राई करते हैं यूजर को समझाने की कि बॉस कस्टम फील्ड की जगह पे आप इन्हीं फील्ड्स में से कोई जो खाली है जो यूज हो सकता है उस फील्ड को यूज कर लीजिए, लेकिन फिर भी कई बार जिद पड़ जाते हैं यूजर्स के, नहीं नहीं इन सारे फील्ड को हम यूज नहीं कर सकते, या हमारी तरफ से ही कोई लिमिटेशन होती है कि बॉस आपका ये वाला फील्ड इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, या डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट आपका उस प्रोसेस में फिल अप हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो यू कैन नॉट यूज इट, अदरवाइज सिस्टम जो है डेटा को ओवरराइट कर देगा। तो वहां पर जरूरत पड़ती है हमें कि हम कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, राइट। लेकिन वो स्टैंडर्ड स्क्रीन की जगह पे अब वो दूसरी स्क्रीन जाएगी, मतलब पूरी स्क्रीन चेंज होगी, ट्रांजेक्शन कोड चेंज हो गया। और जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर ही अलग है, एक नई रिपोर्ट बना के दी है, तो उन सब के लिए सिस्टम कहता है, एसएपी कहता है कि आप एक टी कोड भी बना के दे सकते हो। तो जो कस्टम टी कोड्स होते हैं, आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, वाई और जी से शुरू होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन कोड देखेंगे आप, चाहे ZS_XYZ जो भी है, ठीक है, या Y_XYZ_ लगाओ या मत लगाओ, वाई से अगर शुरू हो रहा है या जेड से शुरू हो रहा है, तो वो कस्टम ट्रांजेक्शन कोड है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। जो एसएपी ने दिया है उससे हटके आपने वो डेवलप करवाया है, ठीक है। आपने वेब टीम को बोला, फंक्शनल टीम को बोला, उन्होंने आपको ये बना के अलग से दिया है, एसएपी में बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो उनको हम कस्टम ट्रांजेक्शन कोड कहते हैं। अब मैं वापस चलता हूँ अपने एग्जांपल पे। तो रिलायंस में मेजरली अगर आप जाके देखोगे तो उन्होंने लगभग सारे के सारे ट्रांजेक्शन कोड्स को कस्टमाइज किया हुआ है। उनका अगर आप एसएपी की बात करें तो एक तरह से वो उन्होंने पर्सनलाइज्ड कर दिया है पूरा का पूरा एसएपी अपने लिए, रिलायंस ने, ठीक है। वहां पे नॉर्मल ट्रांजैक्शन, और जो बंदा शुरुआत से ही रिलायंस में ज्वाइन किया और अगले 5-6 साल वही काम किया, तो उसको यही पता है कि भाई जेड से शुरू होते हैं मेरे टी कोड, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया जीएल की रिपोर्ट कैसे निकलेगी, तो स्टैंडर्ड टी कोड होता है मेरा FBL3N, ठीक है। रिलायंस का एम्प्लॉय बता रहा है मेरे को ZFBL3N, और वो इस बात पर मेरे से झगड़ा कर रहा है कि ये वाला सही है। तो ऐसे भी केस होते हैं, ठीक है।
तो वहां पर आपको बताना पड़ता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बॉस ये कस्टम है क्योंकि ये Z से शुरू हो रहा है या Y से शुरू हो रहा है। ओके, तो ये भी सीन आते हैं। अब बात कर रहे थे हम ऑर्ग स्ट्रक्चर की। तो हर कंपनी, हर इंडस्ट्री जो है अलग अलग ऑर्ग स्ट्रक्चर है उसका, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, उनके लाइन ऑफ बिजनेस अलग है, ठीक है, उनका कस्टमर का जो फोकस कस्टमर है वो अलग है, कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो एक तरह से जैसे आप अपने लिए घर बनाते हैं, मैं रहता हूँ अपने घर में, मेरा सिंगल फ्लोर का घर है, ठीक है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हो सकता है आप फ्लैट में रहते हो, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, राइट। कोई और है, किसी का मल्टी स्टोरी है, किसी का कॉन्डो है, किसी का विला है, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट। तो जिस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं या हम रेंट पे भी ढूंढ रहे हैं, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस तरह की प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेरा स्कूल के नज़दीक है या हॉस्पिटल के नज़दीक है या मेरे ऑफिस के नज़दीक है, या मेरा कितना फ्लोर एरिया होना चाहिए। कोई 2 BHK में रहता है, कोई 3 BHK में रहता है, कितना उसको स्पेस चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए, तो ग्राउंड फ्लोर पे विला गार्डन लेके रहता है, इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए या रेंटेड चाहिए या शेयर्ड, जो भी मॉडल है। तो सिमिलर तरीके से हर एक इंडस्ट्री अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर भी बनाती है, राइट। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जांपल लेके चलता हूँ एक बिल्डिंग बनाने से लेके। तो अगर मैं सपोज करिए मेरे को 3 रूम चाहिए हर फ्लोर पे, तो मेरा जो बेस बनेगा वो भी इसी तरीके से बनेगा कि मैंने यहाँ पर ये 3 रूम बना दिए हैं। अब इनकी डिजाइन मैं कैसे भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मैं साइड बाय साइड रख सकता हूँ, ऊपर नीचे रख सकता हूँ, कैसे भी, और फिर मैं इसके ऊपर अपने फ्लोर बनाता चलूंगा, राइट। तो जैसे आप घर बनाते हैं तो उसकी बुनियाद जब डालते हैं तो पहले से आपने सोचा होता है कि जो बुनियाद में डाल रहा हूँ इसके ऊपर मेरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनने वाला है। तो एज अ आर्किटेक्ट आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया होता है, राइट। अब ब्लूप्रिंट जब हम बनाते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्कशन ब्लूप्रिंट के टाइम पे ही होता है आर्किटेक्ट के साथ, क्योंकि एक बार अगर उसने जमीन पे बुनियाद बना दी, उसके बाद आप ब्लूप्रिंट में कितने भी चेंज करवा लीजिए, आपका खर्चा ज्यादा आने वाला है, क्योंकि आपको बने बनाए स्ट्रक्चर तोड़ के फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा, और ये खर्चा तब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब आपने उसके ऊपर फ्लोर भी बना दिए, करेक्ट। तो सेम तरीके से एसएपी का भी ऑर्ग स्ट्रक्चर बनता है। तो जब हम एसएपी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो यहां पर एसएप मेथोडोलॉजी यूज होती है। एसएप का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड एसएपी मेथोडोलॉजी, ठीक है। इसमें एसएपी ने 5 फेजेस दिए हुए हैं कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो इन 5 फेजेस में चलता है। वो 5 फेजेस कौन से हैं? इसका मतलब एक्सेलरेटेड एसएपी है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी। ये है इसका। अब इसके 5 फेजेस क्या हैं? एज इज स्टडी। एज इज का मतलब कि बिजनेस अभी क्या कर रहा है। आप किसी जैसे नई कंपनी में इंप्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो आपको वहां के मैनेजमेंट के साथ, वहां के एंड यूजर्स के साथ, आपकी जो टीम है उसके साथ आपको डिस्कशंस करने पड़ेंगे कि बॉस आप कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करते हो, आपके प्रोसेसेस क्या हैं, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है, कैसे फैला हुआ है। मैनेजमेंट आपको बताएगा कि हमारे 4 प्लांट हैं, हमारे इतनी जगह पे सेल्स ऑफिसेज हैं, यहाँ से हम माल उठाते हैं, यहाँ पर हमारे प्लांटों में इस तरीके से डिलीवरी जाती है, यहाँ पर हमारी स्टोरेज लोकेशन है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो उनके फंक्शंस हैं, बिजनेस स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हर एक बिजनेस का प्रोसेस अलग है, राइट। अगर मैं स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो उनके प्रोसेसेस अलग हैं, अगर मैं कार इंडस्ट्री की बात करूं तो उनके प्रोसेसेस अलग हैं, अगर मैं नॉर्मल फूड इंडस्ट्री की बात करूं, रिटेल इंडस्ट्री की बात करूं तो उनके प्रोसेसेस अलग है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग मिलेगा आपको। तो किस तरीके से वो बिजनेस काम कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं एज इज स्टडी। ये फेजेस हैं, ठीक है, इनको फेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन कहते हैं, इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स। तो फिर बाकी के फेजेस कौन से हैं? बता रहे हैं, अभी एक एक करके चल रहे हैं। इसके बाद आता है टू बी, एज इज टू बी। टू बी मतलब आप वहां पे जैसे आर्किटेक्ट के पास जाते हो ना अपनी बिल्डिंग बनाने, तो आपने उसको बताया कि बॉस मेरे पास 300 यार्ड का एक प्लॉट है या 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, और ये डायरेक्शन है उसकी, और इधर रोड है, इधर बिल्डिंग है, और इधर एक घर बना हुआ है, इस तरीके से सराउंडिंग है, मेरे को एक घर बना के देना है। आप उसको एक रिक्वायरमेंट देते हो, तो वो एक तरह से एज इज स्टडी होगी। अब टू बी में क्या हुआ कि उसने आपको आइडिया देना शुरू करा, आपसे सवाल जवाब पूछने शुरू करे, ठीक है, कि बॉस आप किस तरीके का घर चाहते हो, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहते हो, किचन कितनी बड़ी चाहते हो, आप टॉयलेट बाथरूम अटैच चाहते हो या सेपरेट चाहते हो,
ठीक है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, किस किस तरह के काम है उनके। अब जैसे मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ तो मेरे को एक रूम चाहिए बहुत साइलेंट स्पेसिफिक, ठीक है, कि मेरी फैमिली के साथ जो शोर शराबे बच्चे करते रहते घर में वो हल्ला गुल्ला ना आए इस कमरे में, राइट। तो उस तरह का आपका कोई जॉब प्रोफाइल है, वर्किंग हो नहीं हो, कितने एरिया में काम हो जाएगा नहीं होगा, कितने बच्चे हैं, हर एक को सेपरेट रूम चाहिए या एक साथ रहते हो, वगैरह वगैरह। तो सेम टू बी स्टडी में भी यही काम होता है, जो कंसल्टेंट बताते हैं कि बॉस आपने हमें एजेस बताया है, इसके बेस पे हम आपको एक बता रहे हैं कि आपका किस किस तरीके से हम एसएपी डिजाइन करेंगे, आपके कौन कौन से प्रोसेसेस हम कवर करेंगे, एसएपी में कौन कौन से प्रोसेसेस स्टैंडर्ड वे में अवेलेबल हैं या हम उनको कस्टमाइज करके आपको प्रोवाइड करेंगे, या कौन से प्रोसेसेस कस्टमाइजेशन से भी कवर नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बिजनेस की प्रैक्टिस को ही चेंज करना पड़ेगा, विच इज नॉट, अगर वो बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है तो आपको वो प्रैक्टिस ही बदल देनी चाहिए, राइट। इवन कई बार होता है कि आपके डिपार्टमेंट की पोजीशनिंग भी चेंज हो जाती है। पोजीशनिंग मतलब कि अगर जैसे सपोज करिए बैंक की ब्रांच है तो वहां पर अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले कौन सा काउंटर दिखना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, इस तक पे, इस लेवल तक पे बात आ जाती है कि आपके बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये 2B स्टडी के फेज में जाता है। इसके बाद आता है BBP, इसको हम कहते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कंसल्टेंट प्रिपेयर करके देते हैं एंड टू एंड प्रोसेस को कवर करते हुए कि बॉस आपका बिजनेस ये था, एज इज स्टडी में हमने 2B में ये डिस्कस किया था, और एसएपी में जब हम इंप्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो हम उसके रिलेशन में कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को टच करने वाले हैं, और कौन कौन से प्रोसेसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, और किस किस प्रोसेस को कवर करेंगे, किस किस को कस्टमाइज वे में कवर करेंगे, और किस किस को हम छोड़ने वाले हैं। और उस पर साइन ऑफ होता है, पर्टिकुलरली साइन करते हैं हर एक पेज पे, मैनेजमेंट साइन करता है फिजिकली, ठीक है। बहुत मोटा ग्रंथ बन जाता है एक्चुअली। हर एक मॉड्यूल अपना अपना बीबीपी बना के सबमिट करता है, या कंबाइंड बीबीपी भी सबमिट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि मैनेजमेंट ने किस तरीके से आपसे बीबीपी मांगा है, ठीक है। जनरली ये आपके, जब आप एसएपी प्रोफाइल में जाओगे तो ये आपके टीम मेंबर्स होते हैं या टीम लीडर्स जो होते हैं मॉड्यूल वाइज, वो इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है रियलाइजेशन फेज, प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज में क्या होता है कि अब आप एसएपी सिस्टम में काम करना शुरू करते हैं, वहां पे सर्वर लग गया है, वहां पे सिस्टम आपका अप हो गया है, कंसल्टेंट्स की आईडी बन गई हैं, उनको यूजर पासवर्ड शेयर हो गए हैं, सब लोगों ने एसएपी में काम करना शुरू कर दिया, राइट। प्रिपरेशन फेज में ये चार सारी चीजें होती हैं। प्रिपरेशन फेज में ही आप सारी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जो यहाँ पर हमारी बीबीपी में डिस्कशन हुई थी, और इस दौरान भी हमारी कई सारे डिस्कशन चलते रहते हैं। अगर वहां पर कोई भी ऐसा चेंज आ रहा है जो बीबीपी से अलग है तो वो यहाँ पर एनेक्जर में कवर करते हैं, हम एनेक्जर में कवर करते हैं और उसको बीबीपी के साथ अटैच कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं कि भाई उस दिन हमने डिस्कशन किया था, हमने ये मेल पे आपसे कम्युनिकेशन कर लिया, इस पर साइन ऑफ ले लिया और बीबीपी में लगा दिया कि इस प्रोसेस में ये चेंज हो गया ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज, ओके। अब इसके बाद जो आता है वो आता है रियलाइजेशन फेज। रियलाइजेशन फेज वो होता है जब आप सिस्टम को लेके सुपर यूजर्स के पास चले जाते हैं कि बॉस हमने अपना सिस्टम बना दिया है, अब आप आइए और चेक करिए क्या आपके सारे प्रोसेसेस कवर्ड हैं, क्या जो आप अपने लीगेसी सिस्टम में काम कर रहे हैं क्या वो सारे प्रोसेस हमारे यहाँ एसएपी में आ गए हैं, या जो आपने हमसे एडिशनल फीचर मांगे थे क्या वो हमने यहाँ पे आपको लगा के दे दिए हैं। तो इस फेज में भी कंसल्टेंट और सुपर यूजर्स के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चलता है, ठीक है। गाइडेंस शेयर होती है, कोई प्रोसेस है, कोई स्टेप मिस कर दिया, यूजर मैनुअल्स बनते हैं, यूजर गाइड्स बनती हैं, और बहुत सारे अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिन पर साइन ऑफ होता है सुपर यूजर्स का। सुपर यूजर जब उसको साइन ऑफ दे देते हैं तब फिर यहां से गो लाइव शुरू होता है, ठीक है। तब हम रियलाइजेशन फेज से गो लाइव में जाते हैं, जहां पर हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है, और उसके बाद कट ऑफ के बाद हमारा सिस्टम लाइव हो जाता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीपी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन फेज में हम कंटिन्यूअस डिस्कशन में होते हैं, तो ये इस जगह पे हम थोड़ा सा लीनियंसी ले लेते हैं, लेकिन बीबीपी जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो बहुत केयरफुल रहना होता है। रियलाइजेशन के टाइम पे आप एक्चुअल सिनेरियोज सुपर यूजर आपके सिस्टम में चला के देख रहा होता है क्वालिटी इन्वायरमेंट में,
ठीक है, तो वहां पर अगर उनकी एक्सपेक्टेशन लीगेसी सिस्टम में जो आउटपुट आ रहा है और आपके एसएपी सिस्टम में कुछ और आउटपुट आ रहा है, तो वो वहां पे आपका प्रोसेस रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और जब यहाँ से हम साइन ऑफ ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि हम ये 4-5 दिन में आपका सिस्टम लाइव प्रोडक्शन सर्वर में ट्रांसपोर्ट कर देंगे और आपका सिस्टम लाइव हो जाएगा। यहाँ पर लाइव सिस्टम में फिर यूजर्स काम करना शुरू कर देते हैं और फिर इसके बाद आता है हमारा सपोर्ट। ठीक है, हाइपर केयर कहते हैं, कई बार सपोर्ट फेजेस चलते हैं या एएमसी कहते हैं, व्हाटएवर नेम। तो इस तरीके से ये सारे फेजेस हैं। अंडरस्टूड? या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? मुझे डाउट तो है, लेकिन अब मैं कल पूछूंगी। अगर छोटा सा होगा तो मैं अभी बता दूंगा, पूछिए। नहीं, वो बड़ा नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप फिर भी मेरे को नोट करवा दीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ताकि कल जब हम शुरू करेंगे तो आपके डाउट से ही शुरू करेंगे। वही मैंने वही जो आपने ऑर्ग स्ट्रक्चर बताया था, राइट? तो फिर जो हम मतलब यूजर के लिए कस्टमाइज करते हैं, वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते? जो फील्ड एडिट कर रहे थे, हाँ वो करते हैं ना, कर पाते हैं। मतलब वो जो आपने बोला था उसका टी कोड भी कस्टमाइज होता है, राइट? हाँ, आपने ये कहा था। देखिए, मैं अभी जब कस्टमाइजेशन वगैरह की बातें करेंगे तो वहां पे 3 तरह की चीजें आ जाती हैं: एनहांसमेंट, चेंज रिक्वेस्ट और टोटल रोल आउट। ठीक है, तो इन 3 फेजेस में अलग अलग कंसेप्ट काम में आते हैं कि एनहांसमेंट क्या है, चेंज रिक्वेस्ट क्या है और रोल आउट क्या है। ठीक है, तो उस चीज में मैं आपका कवर करूंगा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बताएंगे। तो मैं ये लिख लेता हूँ, एनहांसमेंट। हाँ, मुझे एनहांसमेंट थोड़ा सा देखना था। चेंज, ठीक है, और रोल आउट। कस्टमाइजेशन जो हाँ मतलब वो एनहांसमेंट में ही आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कस्टम उसमें ही जाती हैं, कस्टमाइजेशन में जाती हैं। ठीक है, तो ये कल हम डिसाइड करते हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। और इसके आगे फिर हम ऑर्ग स्ट्रक्चर पे बात करना शुरू करेंगे और सिस्टम में उसको बनाना भी शुरू करेंगे। तो आप अभिजीत से पूछ लीजिएगा कि आपको सिस्टम का एक्सेस कब दे रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। जब वो आपको सिस्टम का एक्सेस देंगे तो जैसे जैसे हम कंपनी कोड, अकाउंट ग्रुप, कंट्रोलिंग एरिया, ये सब डिफाइन करेंगे, तो साथ के साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है घर पे, आपको भी बनाने हैं। ओके, क्योंकि अगर आप वो नहीं बनाएंगे, आप सोचेंगे कि नहीं मैंने देख लिया है, मैं याद रख लूंगा, तो मान के चलिए, और ये फैक्ट है कि ह्यूमन माइंड जो है वो कभी चीजों को याद नहीं रख सकता अनटिल अनलेस वो मसल मेमोरी में या ब्रेन मेमोरी में फीड ना हो जाए। ठीक है, तो एक बार देखने से याद नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैबिचुएट होना पड़ेगा। क्योंकि आप एक लीप जंप लेना चाहते हैं अपने करियर में एसएपी को चूज करके, तो ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? Yes. ओके।